हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल परसिवरेंस आईएएस एकेडमी। आई एम पुलकित तिवारी और आज मैं आप लोगों के लिए यूपीएससी का जो हम लोगों ने टेस्ट कंडक्ट कराया था संडे को, आज मैं उसका डिस्कशन लेके आया हूँ आपके साथ। क्लासरूम डिस्कशन वीडियो है ये। तो जो टेस्ट का पीडीएफ है वो आपको यहाँ पर लिंक में नीचे मिल जाएगा, आप कमेंट सेक्शन में देख लीजिएगा। तो आज जो है हमारा जो टेस्ट था, टेस्ट नंबर 2 दैट इज़ ऑफ ज्योग्राफी, आज हम उसको कवर करने वाले हैं। उसके सारे क्वेश्चंस देखेंगे, उसमें कौन सी ट्रिक लगाई जा सकती है। सारे क्वेश्चन यूपीएससी पे बेस्ड हैं। ये क्वेश्चन ना सिर्फ आपको ज्योग्राफी में क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे, बल्कि पूरे ज्योग्राफी के जो मैंने टॉपिक्स दिए हुए हैं, सिलेबस भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उसको डाउनलोड करना। जो भी टॉपिक सिलेबस में दिए हुए हैं मैं उनको यहाँ पर क्वेश्चन के थ्रू कवर करने की कोशिश करूँगा। तो ये आपको ना सिर्फ क्वेश्चन कराएंगे बल्कि ज्योग्राफी को भी कवर करने में कोशिश करने वाले। तो मेरा नाम है पुलकित तिवारी। तो शुरू करते हैं हमारे आज के इस लेक्चर के साथ। तो देखिए, हमने यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा वो था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Statement 1 says the expansion created by Big Bang continues even to the present day. Second statement बोलता है soon after the Big Bang the universe became highly opaque and temperature started rising till the atmosphere was formed. तो देखिए, द क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द बिग बैंग थ्योरी। तो पहले एक बार बिग बैंग थ्योरी समझ लेते हैं क्या है। तो बिग बैंग थ्योरी किसके बारे में बात करती है? देखिए, बिग बैंग थ्योरी है रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की। यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ, ये उसके लिए एक थ्योरी दी हुई है। तो बिग बैंग थ्योरी किसके बारे में बात करती है? बिग बैंग थ्योरी टॉक्स अबाउट अ टाइनी बॉल। ये एक टाइनी बॉल के बारे में बात करती है। यहाँ पर ये दिखाई दे रही है टाइनी बॉल। अब ये जो टाइनी बॉल थी ना, द होल यूनिवर्स वॉज कंसंट्रेटेड इन दिस टाइनी बॉल। ये टाइनी बॉल के अंदर ही सारा यूनिवर्स था, ऐसा ये थ्योरी बताती है। अब ये जो टाइनी बॉल थी, जब चूंकि सारा यूनिवर्स इस टाइनी बॉल के अंदर है, तो इस टाइनी बॉल की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। सबसे पहले तो इसका नाम है टाइनी बॉल। क्यों है टाइनी? बिकॉज ये अनइमेजिनेबली स्मॉल वॉल्यूम था। तो इसका वॉल्यूम कैसा था? अनइमेजिनेबली स्मॉल वॉल्यूम था इसका, इवन लेस देन द साइज ऑफ एन एटम। इसलिए इसको एक और बोलते हैं सिंगुलैरिटी भी बोला जाता है इसको। इस टाइनी बॉल को सिंगुलैरिटी भी बोला जाता है। फिर ये जो टाइनी बॉल थी, अब इसकी डेंसिटी कैसी होगी? भाई पूरा यूनिवर्स इसी एक टाइनी बॉल में है, तो इसकी डेंसिटी कैसी थी? इनफाइनाइट डेंसिटी थी। तो इसकी डेंसिटी कैसी थी? इनफाइनाइट डेंसिटी थी। इसका टेम्परेचर कैसा होगा? सारे स्टार्स इसी टाइनी बॉल में से निकले, तो इसका टेम्परेचर भी कैसा था? इनफाइनाइट टेम्परेचर हुआ करता था। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखना है। तो थ्योरी किसके बारे में बात करती है? टाइनी बॉल। टाइनी बॉल विद स्मॉल वॉल्यूम, सिंगुलैरिटी भी बोलते हैं, इनफाइनाइट डेंसिटी, इनफाइनाइट टेम्परेचर। फिर क्या बताती है थ्योरी? दैट अराउंड 13.7 बिलियन ईयर्स एगो, 13.7 बिलियन ईयर्स एगो इस टाइनी बॉल में क्या हो गया? एक्सप्लोजन हो गया। इस टाइनी बॉल के अंदर क्या हो गया? एक्सप्लोजन हो गया, जिसके कारण सारा का सारा जो मास था वो क्या हो गया? फैलना शुरू हो गया, फैल गया पूरे के पूरे यूनिवर्स में, जिसके कारण यूनिवर्स हमारा क्या हो गया? ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो गया। तो यही ये थ्योरी बताती है। तो अब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। द एक्सपांशन क्रिएटेड बाय बिग बैंग कंटिन्यूज इवन टू द प्रेजेंट डे। यस, इसलिए इस थ्योरी का नाम एक और है, उसको बोलते हैं एक्सपांडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। क्या बोलते हैं? एक्सपांडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस थ्योरी का एक और नाम है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो जो एक्सपांशन हुआ था वो आज भी हो रहा है, मतलब आज भी जो है हमारा यूनिवर्स जो है बड़ा होते जा रहा है। फिर सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है, सून आफ्टर द बिग बैंग द यूनिवर्स बिकम हाईली ओपेक। अरे भाई, बिग बैंग के बाद मतलब जब धमाका हो गया, एक्सप्लोजन हो गया, उसके बाद तो यूनिवर्स कैसा हो गया था? ट्रांसपेरेंट हो गया था। अभी हम लोगों ने समझा था। एंड टेम्परेचर स्टार्टेड रिड्यूसिंग। क्यों? क्योंकि अब टेम्परेचर सब जगह बढ़ चुका था। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। तो हमारा स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, 2 इनकरेक्ट है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, दैट इज 1 ओनली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है रिगार्डिंग पॉलिटी। क्यों? क्योंकि 20% क्वेश्चंस मैंने क्या किया? प्रीवियस टेस्ट में से भी दिया, और प्रीवियस टेस्ट हमारा किसका था? पॉलिटी था, ताकि आपका पॉलिटी का भी क्या होते जाए? रिवीजन होते जाए। तो रिवीजन इज द की। तो मैंने 20% क्वेश्चन जो इस टेस्ट में है वो पॉलिटी के भी लिए हुए हैं, और बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट लिए हुए हैं। पॉलिटी को आपको रिवाइज करने में काफ़ी हेल्प होगी, और यही क्वेश्चन आप यूपीएससी में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इससे सिमिलर क्वेश्चन आ सकते हैं। सो क्वेश्चन है असर्शन रीजनिंग वाला। तो देख लेते हैं असर्शन क्या बोल रहा है। द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स इंडियन स्टेट्स अ राइट टू सिसीड फ्रॉम द यूनियन इफ दे डिजायर सो। भाई, क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने राज्यों को ऐसा कोई अधिकार दिया है कि वो यूनियन को छोड़ के एक अलग देश बना सके? ऑफ कोर्स नो। कोई भी स्टेट, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, कोई भी हो, क्या वो अलग राज्य बना सकता है, अलग देश बना सकता है? आंसर इज नो, बिकॉज स्टेट्स हैव नो राइट टू सिसीड फ्रॉम द सेंटर। वो अलग नहीं हो सकते हैं, ऐसा कोई राइट नहीं मिला हुआ। तो स्टेटमेंट जो एजर्सन है हमारा वो रॉन्ग हो जाता है। सेकंड देखते हैं रीजनिंग क्या बात कर रहा है। रीजन बोल रहा है द स्टेट गवर्नमेंट हैव बीन इंस्टीट्यूटेड ऑटोनोमसली फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बिल्कुल करेक्ट है। जो हमारे स्टेट्स हैं वो अपनी पावर डायरेक्ट कहाँ से डिराइव करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन से। सेंटर ने उनको पावर नहीं दिया। स्टेट्स के पास जो भी पावर्स हैं वो डायरेक्ट कहाँ से डिराइव कर रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन से। तो हमारा यहाँ पर एजर्शन रॉन्ग हो जाएगा और रीजन जो है सही हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, दैट इज ए इज इनकरेक्ट बट आर इज करेक्ट। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है।
तो एक बार देख लेते हैं ये कहाँ से पूछा था। ये मेनली मैंने पार्ट 1 से क्वेश्चन पूछा हुआ है। वर्ड फेडरेशन हैज़ नो वेयर बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल्दो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मिक्स ऑफ यूनियन एंड फेडरेशन, बट द वर्ड है फेडरेशन वो कहीं पर भी यूज नहीं किया गया है। आर्टिकल 1 क्या बोलता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स वेयर स्टेट्स आर ऑटोनोमस यूनिट्स ऑफ गवर्नेंस डायरेक्टली स्टेब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली कहाँ से था, आर्टिकल 1 से दिया हुआ था। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट। तो ये ध्यान रखना है। अब ये जो है ऐसे कौन से स्टेट्स रहते हैं, ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर स्टेट्स को यूनियन से अलग होने का अधिकार है, तो वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्योंकि वहाँ पर जो सिस्टम है, वहाँ पर जो सारे स्टेट्स थे उन्होंने एक एग्रीमेंट किया था और वो एग्रीमेंट के तहत एक साथ उन्होंने एक देश बनाया था। इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स को बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्योंकि मोर देन 50 स्टेट्स थे, उन्होंने एक जॉइंट एग्रीमेंट किया और एक कंट्री को फॉर्म किया। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे प्रोविजन भी रखे कि अगर फ्यूचर में हमको नहीं जमता है इस यूनियन के साथ तो हम अलग भी हो सकते हैं। पर हम लोगों के जो देश बना हुआ है, जो इंडिया बना हुआ है, वो किसी भी राज्यों के समझौते के तहत नहीं बना है, ना ही कोई ऐसा समझौता हुआ है कि ये लोग अलग हो सकते हैं। सो इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बाय द स्टेट्स, सो स्टेट्स हैव नो राइट टू सिसीड फ्रॉम द यूनियन। और इसी के कारण कोई भी सेसेशनिस्ट मूवमेंट है, चाहे वो खालिस्तान हो या कोई भी मूवमेंट हो जो एक अलग देश बनाने की बात करते हैं, वो सारे के सारे कैसे हो जाते हैं, इलेजिटिमेट एंड इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ पर अगर कोई भी सेसेशनिस्ट मूवमेंट चलाता है तो वो क्या हो जाते हैं, इलेजिटिमेट, बिकॉज स्टेट्स हैव नो राइट टू सिसीड फ्रॉम द यूनियन। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन ज्योग्राफी का। अ कॉमेट टेल बिकम्स विजिबल व्हेन, अ कॉमेट और उसकी टेल कब विजिबल हो जाती है। देखो अब ये इस टाइप के क्वेश्चन है, अगर ये नहीं भी समझ में आते ना कोई नहीं, एकदम बेसिक कॉमन सेंस यूज़ करना है हमको। क्या बोल रहा है, अब कॉमेट के बारे में बात कर रहा है। कॉमेट मतलब क्या होती है, कोई भी बॉडी जो कहाँ है, यूनिवर्स में है, जो कहीं भी यूनिवर्स में है, अर्थ के बाहर है एटलीस्ट, वो स्पेस में बोल सकते हैं हम। अब वो हमको दिखाई कब देगी। सबसे पहले कॉमेट का साइज़ कैसा रहता है, काफ़ी स्मॉल साइज़ रहता है, ये आप लोगों को पता होगा। अब ये क्वेश्चन कोई बुक में नहीं है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ईजी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कॉमेट का साइज़ रहता है स्मॉल, लेकिन वो हम लोगों को विजिबल कब हो जाएंगी, कब हो जाएंगे वो विजिबल, या तो उस स्मॉल साइज़ में क्या हो जाए, फायर, आग लग जाए, या राइट, जैसे टूटता तारा रहता है वो हमको दिखाई क्यों देता है, क्योंकि जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो क्या हो जाता है, बर्न होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण हमको दिखाई दे जाता है। या तो उस बॉडी के ऊपर सनलाइट पड़ जाए। भाई कोई भी प्लैनेट दिखाई कब देता है, जब उसके ऊपर सन की लाइट पड़ती है, राइट। मून हमको कब दिखाई देता है, मून हमको कब विजिबल होता है, व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन द सर्फेस ऑफ मून, देन मून बिकम विजिबल। तो सिमिलरली कॉमेट हमको कब दिखाई देगा, या तो वो उसमें आग लग जाए, या तो सन के द्वारा वो क्या हो जाए, इल्यूमिनेट हो जाए। तो कॉमेट टेल्स बिकम विजिबल व्हेन इल्यूमिनेटेड बाय द सन, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड दिया हुआ, कॉमेट गैस इज कंडेंस्ड टू आइस डेब्रिस एट लो टेम्परेचर। अरे भाई ऐसे में तो इनविजिबल हो जाएगा, कंडेंस नहीं, इवेपोरेट, जब उसमें आग लग जाएगी तब वो क्या हो जाएगा, विजिबल। और आइस डेब्रिस नहीं, फायर लग जाना चाहिए, एट लो टेम्परेचर नहीं, एट हाई टेम्परेचर होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट तो पूरा का पूरा रॉन्ग है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए, दैट इज 1 ओनली। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। अब बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4, ये है रिगार्डिंग सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम पे ये क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने टॉपिक्स दे रखे हैं तो मैंने सीक्वेंस में टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज ही लॉन्च करी हुई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू द रिंग्स अराउंड जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस लार्जली कंटेन्स। तो भाई हमारा जो सोलर सिस्टम है, यहाँ पर हम देख लेते हैं सोलर सिस्टम का, मैंने आर्किटेक्ट डायग्राम थोड़ा आगे वाले पेजेस में दिया हुआ। तो जो हमारा सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में जो आउटर प्लैनेट्स है, जिनको हम बोलते हैं जो एस्टेरॉयड बेल्ट के बाहर होते हैं, लाइक जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इनके अराउंड क्या रहते हैं, रिंग्स रहते हैं। तो ये रिंग्स किन चीज़ों से बने हुए रहते हैं, ऑब्वियसली ये रिंग्स किन चीज़ों से बने हुए रहते होंगे, इनमें रहती होगी डस्ट, इनमें क्या रहती होगी, डस्ट, आईसी बॉडीज़ रहती होंगी, राइट, गैसेज रहती होंगी, क्लाउड रहते होंगे, रॉक्स रहते होंगे, एस्टेरॉइड्स रहते होंगे, ये सारी चीज़ों से रिंग्स बने हुए हैं जो हमको विजिबल भी हो जाते हैं थ्रू टेलीस्कोप। सो व्हाट डू द रिंग्स अराउंड जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस लार्जली कंटेन्स। उसमें क्या रहता है, देखो फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है व्हाइट ड्वार्फ फ्लक्स। अच्छा चलो हमको नहीं मालूम तो इसको अभी फिलहाल हम डाउट में रख देते हैं कि हमको इसका आंसर नहीं मालूम। सेकेंड बोल रहा है आईसी डस्ट, लार्ज रॉक्स एंड मून्स ऑफ द प्लैनेट्स। यस ये हो सकता है। कॉमेट्स एंड एस्टेरॉइड्स ओनली, सिर्फ यही दो चीज़ें हैं क्या, और चीज़ें नहीं है, आइस डेब्रिस नहीं है, डस्ट नहीं है, गैसेज नहीं है, तो ओनली के कारण ये रॉन्ग हो जाता है। सैटेलाइट ऑफ दीज प्लैनेट्स ओनली, ओनली जहाँ भी वर्ड आ गया रॉन्ग हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी, दैट इज आईसी डस्ट, लार्ज रॉक्स एंड मून्स ऑफ द प्लैनेट्स। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो ये जो अपने को रिंग्स दिखाई देते हैं वो एक्चुअली रिंग्स कुछ इस टाइप से रहते हैं। अगर आप एक बार इस डायग्राम को देख लोगे तो शायद फिर कभी ज़िंदगी में नहीं भूलोगे। तो देख सकते हो आप यहाँ पर रॉक्स है, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल हैं, हो सकता है ये आईसी बॉडीज़ भी हों, तो आपको ध्यान रखना है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी सोलर सिस्टम के ऊपर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो भी सोलर सिस्टम पे है, उसके बाद भी सोलर सिस्टम पे।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है ऑल प्लैनेट बिटवीन अर्थ एंड सन इन अवर सोलर सिस्टम कंटेन्स वॉल्केनोज। बोल रहा है सारे प्लैनेट जो अर्थ और सन के बीच में उनमें वॉल्केनोज हैं। तो सबसे पहले अर्थ और सन के बीच में कौन कौन से प्लैनेट है, अर्थ और सन के बीच में कौन कौन से प्लैनेट है, केवल 2 प्लैनेट है, दैट इज मर्क्यूरी एंड वीनस। सो मर्क्यूरी और वीनस में वॉल्केनोज हैं, तो आंसर इज यस। मर्क्यूरी पे भी वॉल्केनो है, वीनस पे भी वॉल्केनो है, मार्स पे भी वॉल्केनो है, और पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा वॉल्केनो कहाँ है, तो वो मार्स पे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, वॉल्केनोज अर्थ के अलावा दूसरे प्लैनेट्स पे भी एग्जिस्ट करते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो सही हो गया। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, देयर इज एविडेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ आइस एज वेल एज वाटर ऑन द सर्फेस ऑफ प्लैनेट्स अदर देन अर्थ। कि दूसरे प्लैनेट पे भी आइस और वाटर के एविडेंसेस मिलते हैं। देखो स्टेटमेंट कैसा, एकदम जनरल स्टेटमेंट है। कैसा स्टेटमेंट, एकदम जनरल स्टेटमेंट है। अगर आप इसको एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, तो अगर एग्जामिनर को इसको गलत करना है तो उसको कितनी शोध करना पड़ेगी, कितनी रिसर्च करना पड़ेगी इस स्टेटमेंट को रॉन्ग प्रूफ करने के लिए। इसका मतलब उसने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा दैट येस देयर इज एविडेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ आइस एज वेल एज वाटर ऑन द सर्फेस ऑफ प्लैनेट्स अदर देन अवर अर्थ। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि जनरल स्टेटमेंट है, और मोस्ट ऑफ द जनरल स्टेटमेंट इन यूपीएससी आर ऑलवेज करेक्ट, ऑलवेज, मोस्ट ऑफ द बोल रहा हूँ, नॉट 100%। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 2, दैट इज सी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट किसके बारे में, द टेरेस्ट्रियल एंड जोवियन प्लैनेट्स आर लार्जली डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ लॉस ऑफ एटमॉस्फेयर फ्रॉम द फॉर्मर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लैनेट इनेबल दिस लॉस ऑफ एटमॉस्फेयर। तो देखो क्या बोल रहा है कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट और जोवियन प्लैनेट्स। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स क्या है, जोवियन प्लैनेट्स क्या है। देखो ये जो शुरू के जो 4 प्लैनेट है इनको हम क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट मतलब ये किसके जैसे, अर्थ के जैसे, अर्थ लाइक है, हार्ड है, रिजिड है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। और ये जो बाहर के प्लैनेट्स है, एस्टेरॉयड बेल्ट के बाहर जो है, इनको हम बोलते हैं आउटर प्लैनेट। आउटर प्लैनेट्स बोलते हैं या फिर गेशियस प्लैनेट्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, गेशियस प्लैनेट्स भी बोल जाते हैं, या फिर जोवियन प्लैनेट्स। जोवियन मतलब जुपिटर के जैसे हैं, गैस है, सारे के सारे प्लैनेट्स कैसे हैं, गैस है। अब क्वेश्चन हमारा बोल रहा था कि जो शुरू के 4 प्लैनेट्स है इनका एटमॉस्फेयर उड़ गया है, इनका एटमॉस्फेयर क्या हो गया है, ब्लो ऑफ हो गया है। तो क्यों हो गया है ब्लो ऑफ, क्यों हो गया है, उसका रीज़न पूछ रहा है। तो ध्यान रखना, और ये जो प्लैनेट्स है ये सारे कैसे प्लैनेट है, गैस प्लैनेट है। गैस प्लैनेट है मतलब इनके पास क्या है, एटमॉस्फेयर है, और एटमॉस्फेयर कैसा है, काफ़ी थिक एटमॉस्फेयर है। इवन हम लोग इनका सरफेस नहीं देख पाते, जैसे जुपिटर है इसके हम ऊपर गैस ही गैस देख पाते हैं। क्यों, क्योंकि गैस प्लैनेट है, बहुत बड़े प्लैनेट्स हैं, इनके पास थिक एटमॉस्फेयर है, हम इनका सरफेस नहीं देख पा रहे हैं। तो क्वेश्चन है कि जो शुरू के टेरेस्ट्रियल प्लैनेट थे जो काफ़ी छोटे दिखाई दे रहे हैं साइज में, अगर कोई भी चीज़ छोटी है तो उनके पास ग्रेविटेशनल फोर्स भी कैसा रहेगा, काफ़ी कम रहेगा। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स काफ़ी कम रहेगा तो वो अपने एटमॉस्फेयर को इतना स्ट्रांगली पकड़ के नहीं रख पाएंगे जितने बड़े प्लैनेट्स रख पाएंगे। तो इनका एटमॉस्फेयर क्यों उड़ गया टेरेस्ट्रियल प्लैनेट का, एक तो ये सन के काफ़ी पास थे। अब ये जो सन था ना, इनिशियली सन में से क्या निकलती थी, सोलर फ्लेयर्स। जब सन नया नया बना था तो उसमें से निकलती थी सोलर फ्लेयर्स, और इनिशियली वो बहुत ज़्यादा इंटेंस हुआ करती थी। तो जो सोलर फ्लेयर्स थी, सोलर विंड्स थी, उन्होंने ये जो 4 प्लैनेट है, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स, इसके एटमॉस्फेयर को क्या कर दिया, ब्लो ऑफ। और ये प्लैनेट्स अपने एटमॉस्फेयर को नहीं पकड़ पाए, क्यों, क्योंकि इनका साइज छोटा था, इनके पास इतना ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं था कि अपने एटमॉस्फेयर को पकड़ पाते। ऑन द अदर हैंड ये जो आउटर प्लैनेट्स है, जिसको हम जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून बोलते हैं, इनके अराउंड रिंग्स हैं, सभी के अराउंड रिंग्स रहती है, ये चीज़ ध्यान रखना है। ये साइज में बड़े थे, सन से काफ़ी दूर थे, तो सोलर फ्लेयर इंटेंस थी लेकिन इन तक इतनी स्पीड से नहीं पहुंच पाई। इनके पास साइज भी बड़ा था जिसके कारण ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा था, अपने एटमॉस्फेयर को पकड़ के रख पाए, और सन से काफ़ी दूर भी थे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो देख लेते हैं, द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट एंड जोवियन प्लैनेट्स आर largely differentiated on the basis of loss of atmosphere from the former मतलब terrestrial planet. Which of the following characteristics of terrestrial planet enabled this loss of atmosphere? उनमें से atmosphere का loss क्यों हो गया? Their large size as compared to the most Jovian planets. अरे इनका तो साइज स्मॉल है, अभी देखा हमने डायग्राम में, इनका साइज कैसा है, स्मॉल। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। Their nearness to the sun, yes, ये सन के काफ़ी पास थे इसलिए इनका एटमॉस्फेयर उड़ गया। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी, दैट इज 2 ओनली। इनका साइज देख लो, छोटा सा है, सन के काफ़ी पास है ये। नेक्स्ट चलते हैं, फिर एक पॉलिटी पे क्वेश्चन आ गया है, फिर एक क्वेश्चन है पॉलिटी के ऊपर, एकदम इजी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पार्लियामेंट कैन अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट विदाउट देयर कंसेंट। भाई ये क्या है, पार्ट 2 के ऊपर है, सॉरी ये क्वेश्चन कहाँ पर है, पार्ट 1 के ऊपर है। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 ये सारी चीज़ों से डील करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को एक्सक्लूसिव पावर दी है टू चेंज द नेम ऑफ द स्टेट, टू अल्टर देयर बाउंड्रीज
इवन विदाउट देयर कंसेंट ऑल्सो। तो बोल रहा है पार्लियामेंट कैन अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट विदाउट देयर कंसेंट। आंसर इज यस, पार्लियामेंट ऐसा कर सकता है, किसी भी स्टेट का नाम बदल सकता है, किसी भी स्टेट की बाउंड्रीज चेंज कर सकता है, किसी भी स्टेट को ब्रेक कर सकता है, किसी भी स्टेट को दूसरे स्टेट के साथ मर्ज कर सकता है। ये सारी पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन ने किसको दी है? पार्लियामेंट को। इसके लिए स्टेट्स का कंसेंट जरूरी नहीं है, अगर स्टेट्स एग्री नहीं भी करते हैं तो भी पार्लियामेंट ये सारी चीजें कर सकता है। तो स्टेटमेंट 1 तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो उस हिसाब से हमारा अगर 1 करेक्ट है तो बी और डी तो हमारा चला गया। अब आंसर कहाँ आएगा? ए और सी में से। द सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोलता है? द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ एरियाज ऑफ स्टेट्स आर नॉट टू बी कंसिडर्ड एज अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। यस, आर्टिकल 2, 3 और 4 इन्हीं सब चीज़ों से डील करते हैं और वो बोलते हैं कि जब पार्लियामेंट किसी भी स्टेट का नाम बदलेगा, उसकी बाउंड्री बदलेगा, इवन उसको किसी के साथ मर्ज करेगा या उसको ब्रेक करेगा, तो ये जो भी काम करेगा इससे शेड्यूल 1 चेंज हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि वहाँ पर स्टेट्स के नाम दिए हुए रहते हैं। लेकिन ये जो भी काम हो रहा है ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स नहीं कहलाएंगे और पार्लियामेंट ये सारी चीज़ें सिंपल मेजोरिटी से कर सकता है। सो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज ऑफ स्टेट्स आर नॉट टू बी कंसिडर्ड एज अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। और पार्लियामेंट ये सारे काम कैसे कर सकता है? थ्रू सिंपल मेजोरिटी। ये कैसे कर सकता है? पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी के साथ ये सारे काम कर सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। भले ही शेड्यूल 1 में चेंज आ जाएगा, क्योंकि शेड्यूल 1 क्या रहता है? शेड्यूल 1 के अंदर क्या रहते हैं? सारे के सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के नाम लिखे हुए रहते हैं। शेड्यूल 1 में चेंज आएगा, लेकिन ये जो काम होंगे ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कहलाएंगे अंडर आर्टिकल 368। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हो जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, दैट इज बोथ 1 and 2। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है फिर सोलर सिस्टम के ऊपर है। बोल रहा था साइकिल ऑफ सोलर स्पॉट्स कैन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द क्लाइमेट ऑन अर्थ बाय लीडिंग टू। अब सोलर स्पॉट्स के बारे में क्वेश्चन है, तो सोलर स्पॉट्स क्या होते हैं देख लेते हैं। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सोलर स्पॉट्स होते क्या हैं? देखो, सोलर स्पॉट्स ये होते हैं, ये जो काले काले धब्बे दिखाई दे रहे हैं सन के अंदर, ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ये सारी चीज़ें क्या है? ये यहाँ पर एक ये दिखाई दे रहा है, ये सारी चीज़ें क्या है? सोलर स्पॉट्स हैं। ये दिख रहा है सोलर स्पॉट्स है। तो अब ये सोलर स्पॉट्स होते क्या हैं? ये सोलर स्पॉट्स होते क्या हैं? देखो, ऐसा नहीं है कि सोलर का जो सरफेस है उस पर कोई काला कलर पोत दिया है या वहाँ पे कुछ आग बुझ गई है, नहीं। कई बार सन पे ऐसा होता है, भाई सन के सरफेस पे क्या एक्सप्लोजन हो रहा है, राइट? एक्सप्लोजन हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो कई बार क्या होता है, जो एक्सप्लोजन होता है ना वो बहुत ज़्यादा होने लगता है कुछ जगह पर। जैसे यहाँ पर आप देखो, ये ज़्यादा ग्लो कर रहा है एरिया, ये ज़्यादा ग्लो कर रहा है एरिया, ये ज़्यादा ग्लो कर रहा है एरिया, दिखाई दे रहा है, ये ज़्यादा ग्लो कर रहा है। तो कई बार क्या होता है, सरफेस पे कुछ जगह ज़्यादा एक्सप्लोजन होने लगते हैं। अगर कुछ जगह ज़्यादा एक्सप्लोजन होंगे तो वो एरिया क्या हो जाएंगे? ज़्यादा इल्यूमिनेटेड हो जाएंगे, ज़्यादा इल्यूमिनेटेड हो जाएंगे, तो हमको वो एरिया ज़्यादा दिखाई देने लगेंगे। और जब ये एरिया हमको ज़्यादा दिखाई देने लगेंगे तो इनके कंपैरिजन में ये एरिया हमको कैसे दिखाई देंगे? इनके कंपैरिजन में जो ये वाले एरिया है जो ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहे हैं, ये हमको कैसे दिखाई देंगे? डार्क। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? सोलर स्पॉट्स। तो सोलर स्पॉट्स कब बनते हैं? व्हेन देयर इज मोर एक्सप्लोजन ऑन द सरफेस ऑफ सन। जब सन के सरफेस पे ज़्यादा एक्सप्लोजन होंगे तो हमको ज़्यादा सोलर स्पॉट्स दिखाई देंगे। अगर ज़्यादा सोलर स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं इसका मतलब ज़्यादा एक्सप्लोजन हो रहा है, और अगर ज़्यादा एक्सप्लोजन हो रहा है इसका मतलब हमारे तक ज़्यादा लाइट आएगी, ज़्यादा हीट आएगी, राइट? तो अब इसको देख के हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं। चेंज ऑफ सोलर स्पॉट कैन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अर्थ बाय लीडिंग टू चेंज इन सोलर आउटपुट। यस, अगर ज़्यादा सोलर स्पॉट है तो ज़्यादा सोलर आउटपुट हम तक पहुँचेगा। रिवर्सल ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। अरे ऐसा होता है क्या? सोलर आउटपुट तो रोज होता है चेंज, हर घंटे चेंज होता होगा, हर दिन चेंज होता होगा, हर महीने चेंज होता होगा, क्योंकि एक्सप्लोजन कोई एक जैसा नहीं हो रहा है, वहाँ तो अलग अलग तरीके से धमाके हो रहे हैं। तो क्या उससे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कभी रिवर्स होती है? आंसर इज नो। तो फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए, दैट इज 1 ओनली। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के बारे में क्वेश्चन है। मर्क्यूरी, वीनस एंड मार्स डू नॉट हैव देयर सैटेलाइट। क्या उनके पास सैटेलाइट नहीं है? देखो, मर्क्यूरी के पास सैटेलाइट नहीं है, वीनस के पास सैटेलाइट नहीं है, लेकिन मार्स के पास सैटेलाइट्स हैं। उसके पास कितने मून है? 2 सैटेलाइट्स हैं उसके पास, 2 मून है। तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्स के पास सैटेलाइट्स हैं और कितनी है वो भी? उसके पास अपने 2 मून है, और मून को ही क्या बोलते हैं हम? नेचुरल सैटेलाइट्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है वीनस कैन बी सीन इन द स्काई ओनली ड्यूरिंग सनसेट। ओनली ड्यूरिंग सनसेट, क्या सिर्फ सनसेट के दौरान देखा जाता है? नहीं, सनसेट एंड सनराइज। वीनस को मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सुबह भी दिखाई देता है, शाम को भी दिखाई देता है। प्लैनेट कब दिखाई देगा? जब उसके ऊपर सन की लाइट पड़ेगी, जिसके कारण वो इल्यूमिनेट हो जाएगा। लेकिन डायरेक्टली हम उसको दिन में नहीं देख सकते, क्योंकि दिन में सन ज़्यादा ब्राइटर रहता है, तो उसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। किसको? वीनस को। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि बोल रहा ओनली ड्यूरिंग सनसेट, नहीं, सनसेट एज वेल एज सनराइज।
थर्ड बोल रहा है डेंसिटी ऑफ प्लैनेट सैटर्न इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। यस, जो आउटर प्लैनेट्स है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखे थे, जो आउटर प्लैनेट्स है जिनका साइज़ काफ़ी बड़ा है, वो गैसियस प्लैनेट है, वो हार्ड नहीं है, वो सॉफ्ट है, तो उनकी डेंसिटी कैसी होती है, लेस डेंस होते हैं, वो काफ़ी लेस डेंस है। अब लेस डेंस है तो कितने लेस डेंस है, सैटर्न तो इवन इतना कम डेंस है कि उसकी डेंसिटी वाटर से भी कम है। इसका मतलब अगर मैं इतना बड़ा पतीला बना दूं और उसमें पानी भर दूं और उसके अंदर सैटर्न को रख दूं तो शायद सैटर्न क्या करेगा, उसमें फ्लोट करेगा। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। और आप एलिमिनेशन से भी इसका आंसर ला सकते थे। अगर थर्ड स्टेटमेंट आपका डाउट भी रहता तो भी आप ला सकते थे। 1 गलत है, 2 गलत है, तो ए चला गया, बी में भी 2 है तो ये चला गया, डी में 1 है तो आंसर ऑटोमेटिक क्या बचेगा, सी, दैट इज 3 ओनली। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 अबाउट एजवर्थ क्यूपर बेल्ट। अब ये क्यूपर बेल्ट कहाँ है, तो क्यूपर बेल्ट डायग्राम में हम लोग देख लेते हैं। क्यूपर बेल्ट कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। देखो, सबसे पहले मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जिनको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बोलते हैं, इनर प्लैनेट्स भी बोलते हैं, इनका साइज छोटा है, एटमॉस्फेयर इनके पास काफ़ी थिन है, नंबर ऑफ मून्स इसके पास नहीं है, इसके पास नहीं है, अर्थ के पास 1 है, मार्स के पास 2 है। ये लोग जो हैं आउटर प्लैनेट्स है, जिनको जोवियन प्लैनेट्स भी बोलते हैं, गैसियस प्लैनेट भी बोलते हैं, काफ़ी लार्ज साइज है इनका, नंबर ऑफ मून्स बहुत सारे हैं, इनके अराउंड रिंग्स होते हैं, राइट। इनकी डेंसिटी कम होती है क्योंकि गैस प्लैनेट है। तो इन दोनों के बीच क्या है, एस्टेरॉयड बेल्ट है। अब नेपच्यून और प्लूटो के बाद क्या आता है, तो उसको हम बोलते हैं क्यूपर बेल्ट। अब क्यूपर बेल्ट में भी क्या होंगी, आईसी बॉडीज होंगी। क्या होंगी, आईसी बॉडीज, रॉक्स, डेब्रीज वगैरह होगा क्यूपर बेल्ट में। क्यूपर बेल्ट के और बहुत दूर जाते हैं तो क्या आ जाता है, ओर्ट क्लाउड्स, और ओर्ट क्लाउड के बाद शायद हमारे सोलर सिस्टम की बाउंड्रीज जो है वो खत्म हो जाती हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो पूछ रहा है क्यूपर बेल्ट के बारे में। द एजवर्थ क्यूपर बेल्ट लाइज बिटवीन अर्थ एंड मार्स। अर्थ और मार्स के बीच में क्या, नहीं, वो तो नेपच्यून प्लूटो के भी बाद में आता है, तो ये तो हमारा गलत हो गया। अर्थ और मार्स के बीच तो इवन एस्टेरॉयड बेल्ट भी नहीं है। एजवर्थ क्यूपर बेल्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द सोलर विंड डिस्चार्ज रिसीव्ड बाय द अर्थ। अरे, एजवर्थ क्यूपर बेल्ट का सोलर विंड डिस्चार्ज से क्या कनेक्शन है, सोलर विंड्स तो कहाँ से आती हैं, सन में से आती हैं, सन में से आती हैं सोलर विंड्स। और ये एजवर्थ क्यूपर बेल्ट तो अर्थ से बहुत दूर है। अर्थ कहाँ बैठी है, हमारी यहाँ बैठी है, और एजवर्थ क्यूपर बेल्ट देखो कहाँ बैठा हुआ है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी, दैट इज नन। अगेन एक पॉलिटी पे क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस फ्रेम किए हुए हैं पॉलिटी पे, इनको रिवाइज करते चलना, साथ में इनके क्या करना, शॉर्ट सिनॉप्सिस भी बना लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है हाई कोर्ट के ऊपर, रिट के ऊपर है, रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। सो हाउ इज द रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हाई कोर्ट, सॉरी, हाउ इज द रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हाई कोर्ट। भाई, रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैसे हाई कोर्ट की रिट ज्यूरिसडिक्शन से अलग है। तो रिट ज्यूरिसडिक्शन क्या होती है भाई, रिट्स क्या होती है, फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए फंडामेंटल राइट दिया गया है कि टू एनफोर्स द फंडामेंटल राइट इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट। तो इसके लिए अगर आपका फंडामेंटल राइट को कोई वायलेट करता है, कोई वायलेट करता है आपके फंडामेंटल राइट को, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को पावर दिया गया है कि वो रिट ज्यूरिसडिक्शन का यूज़ कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226, और वो आपके फंडामेंटल राइट्स को वापस क्या कर सकते हैं, लागू करवा सकते हैं। देखते हैं दोनों की रिट ज्यूरिसडिक्शन में अंतर क्या होता है। तो पहला स्टेटमेंट है, सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स फॉर एनी पर्पस, वेयर एज हाई कोर्ट्स कैन इशू देम फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। देखना, सुप्रीम कोर्ट ऐसे तो हाई कोर्ट से बहुत आगे होती है, हर जगह सुप्रीम कोर्ट की पावर ज़्यादा है, लेकिन जब रिट्स की बात आती है ना, तो यहाँ पर कई जगह हाई कोर्ट्स आर मोर पावरफुल। क्या बोल रहा हूँ मैं, हाई कोर्ट्स यहाँ पर ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकती है रिट्स ओनली फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सुप्रीम कोर्ट कब इशू कर सकती है रिट, ओनली फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, वेयर एज हाई कोर्ट्स कैन इशू रिट्स नॉट ओनली फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बट एज वेल एज लीगल राइट्स। वो फंडामेंटल राइट्स के लिए भी कर सकती है और लीगल राइट्स के लिए भी कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए भी कर सकती है। सो सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स फॉर एनी पर्पस, रॉन्ग, सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स ओनली फॉर फंडामेंटल राइट्स, whereas हाई कोर्ट कैन ओनली इशू देम फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। इन्होंने स्टेटमेंट को घुमा दिए हैं, आगे पीछे कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट की जगह आना था हाई कोर्ट और हाई कोर्ट की जगह आना था सुप्रीम कोर्ट, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। सेकंड बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट अगेंस्ट द गवर्नमेंट वेयर एज हाई कोर्ट कैन नॉट। अरे, हाई कोर्ट भी कर सकती है, अगर गवर्नमेंट हमारे फंडामेंटल राइट्स को छीनेगी तो सुप्रीम कोर्ट भी रिट इशू कर सकती है, हाई कोर्ट भी रिट इशू कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज डी, नाइदर वन नॉर टू, दैट इज नन। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, बोल रहा है एक्सो प्लैनेट्स के बारे में बात कर रहा है। एक्सो प्लैनेट्स ऑफन सीन इन द न्यूज़ इज यूज्ड फॉर, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। एक्सो प्लैनेट्स क्या होते हैं,
एक्सो प्लैनेट्स मतलब प्लैनेट तो है वो, लेकिन एक्सो मतलब आउट ऑफ द सोलर सिस्टम, कि वो हमारे सन का नहीं है मेंबर, वो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर है। मतलब एक्सो प्लैनेट वो प्लैनेट्स होते हैं, प्लैनेट मतलब जो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, लेकिन ये प्लैनेट कैसा है, एक्सो प्लैनेट है। एक्सो प्लैनेट मतलब वो रिवॉल्व करता है किसी स्टार के अराउंड, लेकिन हमारे सन के नहीं। सो इट रिवॉल्व्स अराउंड द स्टार अदर देन आवर सन, अदर देन आवर सन। तो हमारे सन के छोड़ के जो प्लैनेट्स हैं जो दूसरे स्टार्स के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सो प्लैनेट्स। आजकल बहुत सारे एक्सो प्लैनेट्स के नाम भी आ रहे हैं न्यूज़पेपर में, आप लोग पढ़ रहे होंगे, टेलीस्कोप के थ्रू हम लोग खोज पा रहे हैं। तो एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं, अ प्लैनेट दैट डज नॉट ऑर्बिट द सन एंड इंस्टीड ऑर्बिट अ डिफरेंट स्टार। बिल्कुल यही इसका आंसर है कि ये वो प्लैनेट होते हैं जो हमारे सन के अराउंड नहीं घूमते हैं, ये दूसरे स्टार के अराउंड घूमते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अ ड्वार्फ प्लैनेट दैट इज पार्ट ऑफ अवर सोलर सिस्टम। ड्वार्फ प्लैनेट तो कौन है, प्लूटो है ड्वार्फ प्लैनेट। तो कभी नाम सुना कि प्लूटो इज एन एक्सो प्लैनेट? नहीं, प्लूटो तो हमारे ही सन के अराउंड घूमता है, राइट। अ लार्ज एस्टेरॉयड दैट सपोज नियर लाइफ कंडीशन, क्या पता क्या दिया हुआ है, बेतुका स्टेटमेंट है। अ ब्राउन स्टेलर रेमनेंट दैट ऑर्बिट्स अवर सोलर सिस्टम, नहीं, आवर सोलर सिस्टम तो ऑर्बिट करना ही नहीं है, तो बिल्कुल ही रॉन्ग डेफिनेशन है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए, अ प्लैनेट दैट डज नॉट ऑर्बिट द सन एंड इंस्टीड ऑर्बिट अ डिफरेंट स्टार इज एन एक्सो प्लैनेट। ये चीज ध्यान रखना है। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ये भी सोलर सिस्टम पे। प्लैनेट नेपच्यून अपीयर्स ब्लू इन कलर मेनली ड्यू टू, देखो भाई नेपच्यून का कलर कैसा है, इस टाइप से ब्लू दिखाई देता है। अब हमारी अर्थ भी ब्लू दिखाई देती है, अवर अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर। लेकिन ये नेपच्यून है, ये क्यों ब्लू दिखाई देता है, नेपच्यून ब्लू क्यों दिखाई देता है, क्योंकि इसके ऊपर कौन सी गैस है, मीथेन गैस है। भाई आउटर प्लैनेट है, नेपच्यून कौन सा प्लैनेट है, तो आप बोलोगे आउटर प्लैनेट है। और आउटर प्लैनेट्स को अपन ने क्या बोला था, ये कैसे प्लैनेट है, तो आप बोलोगे गैसियस प्लैनेट है, सारे गैस से बने हुए हैं। तो आउटर प्लैनेट्स को हमने एक और नाम दिया था, इनको बोला था गैसियस प्लैनेट, क्यों, क्योंकि गैस से बने हुए हैं। तो नेपच्यून में ज़्यादातर जगह क्या दी हुआ, मीथेन दी हुई है, और मीथेन का कलर कैसा है, ब्लू। सो दैट्स वाई नेपच्यून अपीयर्स ब्लू इन कलर, नॉट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर बट बिकॉज ऑफ अबंडेंस ऑफ मीथेन गैस। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। द प्लैनेट नेपच्यून अपीयर्स ब्लू इन कलर मेनली ड्यू टू इट्स, क्यों दिखाई देता, आइस डेब्रीज, नहीं, गैस बबल ऑफ मीथेन, यस, मीथेन जहाँ पर वर्ड आया वो आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। डिस्टेंस फ्रॉम द सन, सन से दूर है तो ब्लू कलर क्यों दिखाई देगा, काला भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है, तो बिल्कुल ही गलत है। सेकंड बोल रहा रेट ऑफ रोटेशन ऑन इट्स ओन एक्सिस, ये भी बेतुका है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल टू हैव एंड सस्टेन अ डेमोक्रेसी। ऐसी क्या चीज़ है जो ज़रूरी नहीं है डेमोक्रेसी को चलाने के लिए, डेमोक्रेसी को सस्टेन करने के लिए। तो देखो भाई डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि एक तो लोगों के पास वोट करने का अधिकार हो, पीपल हैव द राइट टू वोट, एंड पीपल हैव द राइट टू गेट इलेक्टेड इन द गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, कि भाई किसी के पास भी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बनने का बराबर अधिकार हो, उनके पास वोट करने का बराबर अधिकार हो, पॉलिटिकल राइट्स बराबर हो, तो क्या होगी, डेमोक्रेसी होगी। तो देखें, पॉलिटिकल इक्वालिटी ऑफ सिटीजन, यस, पॉलिटिकल इक्वालिटी तो ज़रूरी है डेमोक्रेसी को चलाने के लिए। पॉलिटिकल इक्वालिटी कब आएगी, जब सबको बराबर वोट करने का अधिकार मिलेगा, जब सबको बराबर गवर्नमेंट में पार्ट लेने का राइट मिलेगा, तो क्या होगी, पॉलिटिकल इक्वालिटी तो मस्ट है डेमोक्रेसी के लिए। तो ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन हमसे पूछा है नॉट एसेंशियल, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। फ्रीडम टू अपोज गवर्नमेंट डिसीजन, अरे भाई गवर्नमेंट डिसीजन को हम अपोज कैसे करते हैं, थ्रू अवर राइट टू वोट। हमको गवर्नमेंट पसंद नहीं आती, हम उसको बदल देते हैं वोट देके, नई गवर्नमेंट चुन लेते हैं। और गवर्नमेंट के डिसीजन को हम क्यों बदल सकते हैं, क्यों अपोज कर सकते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी है, हम लोग खुद रूल कर रहे हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव है जो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, ये तो ज़रूरी है डेमोक्रेसी को चलाने के लिए। और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरी है क्या, नहीं, यूनाइटेड किंगडम इज ऑल्सो अ डेमोक्रेसी और वहाँ पर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन रिटन भी हो सकता है, अनरिटन भी। इंडिया के पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यूएसए के पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ऑन द अदर हैंड ब्रिटेन के पास अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन ब्रिटेन भी एक डेमोक्रेसी है। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट नेसेसरी टू हैव एंड सस्टेन अ डेमोक्रेसी, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी। पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब क्या लेता है, देख लेते हैं एक बार। इक्वल वोटिंग राइट्स एंड इक्वालिटी फॉर पब्लिक ऑफिस, मतलब मैं भी प्रेसिडेंट बन सकता हूँ, आप भी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, आप भी प्रेसिडेंट बन सकते हैं। विदाउट फ्रीडम, अगर फ्रीडम हमको नहीं रहेगी तो गवर्नमेंट क्या हो जाएगी, अत्याचारी हो जाएगी, गवर्नमेंट विल टर्न टिरनिकल। डेमोक्रेसी कैन एग्जिस्ट विदाउट अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने बताया एग्जाम्पल है ब्रिटेन। और कुछ ऐसे देश भी है जहां पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है लेकिन वो डेमोक्रेसी नहीं होते, लाइक सीरिया। तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन रिटन हो अनरिटन उससे फर्क नहीं पड़ता, हो सकता है सऊदी अरेबिया के पास भी एक अपना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो, पर वो डेमोक्रेसी नहीं है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर सबको प्रॉपर वोटिंग राइट्स नहीं दिए हुए हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ओके।
ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। बोल रहा है यू विल नेवर सी द मिड डे सन एग्जैक्टली ओवरहेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन। आपको सन कभी भी एग्जैक्टली आपके ऊपर कब नहीं दिखाई देगा। तो देखो सन की जो पोजीशन है, सन कहाँ कहाँ डायरेक्टली फॉल करता है, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में 23.5 साउथ से लेके 23.5 नॉर्थ तक सन क्या करता है, डायरेक्टली फॉल करता है। मतलब इस एरिया में, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं। यहाँ पर सन कभी ना कभी पूरे साल में कभी ना कभी किसी ना किसी दिन डायरेक्टली आपके सर के ऊपर रहेगा 90 डिग्रीज पर। तो बोल रहा है यू विल नेवर सी, कभी आपको सन आपके डायरेक्टली ऊपर नहीं दिखेगा मिड डे में, पूरे दिन में, दोपहर में, जैसे 12 बजे। सो कब नहीं दिखाई देगा, किन लोकेशंस पे नहीं दिखाई देगा, लैटिट्यूड वेरी क्लोज टू द साउथ पोल। यस, साउथ पोल के पास क्या कभी सन इस एरिया में डायरेक्टली फॉल करेगा, नहीं करेगा। तो यस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। एनी लॉन्गिट्यूड टचिंग द नॉर्थ पोल, लॉन्गिट्यूड मतलब क्या होता है, लॉन्गिट्यूड मतलब क्या होता है, जो नॉर्थ से शुरू होते हैं साउथ पे खत्म होते हैं, ये तो ये तो हर लॉन्गिट्यूड एक जैसे ही रहता है। तो क्या बोल रहा है ये, एनी लॉन्गिट्यूड टचिंग द नॉर्थ पोल। अरे ये तो गलत हो जाएगा, सारे लॉन्गिट्यूड वो तो नॉर्थ से शुरू होते हैं साउथ पे खत्म होते हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए, दैट इज 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफरेंशिएट द इवेंट्स ऑफ इक्विनॉक्स विद दैट ऑफ सॉल्स्टिस। अब देखो ये सारी चीज़ें कहाँ पर हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में चलती हैं। ये सारी चीज़ें कहाँ पर आती है, कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में आती है। जब ज्योग्राफी की शुरुआत होती है तो फर्स्ट लेक्चर ही यहाँ से शुरुआत होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम से। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाले कंसेप्ट आपको वहाँ देखने को मिलते हैं। फिर ये जो इक्विनॉक्स वाला सॉल्स्टिस वाला क्वेश्चन है, ये 6th क्लास की एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अच्छे से डायग्राम के थ्रू समझाया हुआ है। तो मैं इक्विनॉक्स और सॉल्स्टिस को आपको जल्दी से समझा देता हूँ एक बार इस डायग्राम के थ्रू। ये जो डायग्राम है ये मैंने क्लास 6 की एनसीईआरटी से लिया हुआ है, क्लास 6 की एनसीईआरटी से क्वेश्चन भी हुआ है। देखो जो सन है, सन के अराउंड अर्थ हमारी घूमती रहती है, राइट। तो अर्थ चूंकि टिल्टेड है, अर्थ जो है हमारी वो क्या है, अर्थ जो है हमारी वो कैसी है, टिल्टेड है। अर्थ टिल्टेड है मतलब अपने एक्सिस पे थोड़ी सी तिरछी है। और अर्थ क्या करती है, रिवॉल्व करती है अराउंड द सन। अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। तो ध्यान से देखो, अभी ये ऊपर है नॉर्थ पोल, नीचे है यहाँ पर साउथ पोल। इस समय सन की रेस साउथ पोल पे तो फॉल कर रही है, लेकिन नॉर्थ पोल पे क्या है, अभी कंप्लीट डार्कनेस है। अगर अर्थ घूमती भी रहेगी ना तो भी नॉर्थ पोल तो डार्कनेस में ही रहेगा। कब तक, जब तक वो यहाँ नहीं आ जाता। अब देखो, अब ऐसी पोजीशन है कि नॉर्थ पोल पे भी लाइट जा रहा है, साउथ पोल पे भी लाइट जा रहा है, क्योंकि अर्थ सन की डायरेक्ट रेस कहाँ फॉल कर रही है, इक्वेटर पे, राइट। अब थर्ड पोजीशन देखो, अब नॉर्थ पोल पे लाइट आ गई है और साउथ पोल में क्या हो रही है, डार्कनेस। क्यों, क्योंकि अब सन की रेस डायरेक्टली कहाँ फॉल कर रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। कहाँ फॉल कर रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे फॉल कर रही है। अब फिर दोनों जगह नॉर्थ पोल साउथ पोल फिर दोनों पे लाइट आ गई। क्यों, क्योंकि अब सन की रेस फिर कहाँ फॉल कर रही है, इक्वेटर पे। अब फिर क्या हुआ, नॉर्थ पोल पे डार्कनेस, साउथ पोल पे लाइट आ गई, क्योंकि अब सन की रेस कहाँ फॉल कर रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे फॉल कर रही है। तो ये क्या हो रहा है, सन की लाइट्स अलग अलग जगह अलग अलग पोजीशन पे जब अर्थ पे फॉल करती है, तो जिसके कारण कई बार नॉर्थ पोल पे डार्कनेस रहती है, कई बार साउथ पोल पे डार्कनेस रहती है। इसी के कारण हमारे सीजन्स भी बदलते हैं। ये काफ़ी लंबा कॉन्सेप्ट है, आप एक बार देख लेना। तो जब सन रेस डायरेक्टली इक्वेटर पे फॉल करती हैं तो उस समय दिन और रात बराबर होता है, उस पोजीशन को हम बोलते हैं इक्विनॉक्स। क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स। तो दो समय आता है, 23 सितंबर एंड 21 मार्च। तो 2 बार साल में ऐसा होता है कि जब सन रेस कहाँ फॉल करती है, डायरेक्टली इक्वेटर पे, जिस दिन दिन और रात बराबर होता है, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स। अब ये वाली पोजीशन देखो, जब विंटर है नदन हेमिस्फीयर में, क्यों, क्योंकि नॉर्थ पोल में डार्कनेस है, लाइट नहीं आएगी तो वहाँ पे ठंड पड़ेगी बिल्कुल। तो यहाँ पर जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है, मतलब ये जो इक्वेटर के जो ऊपर वाला एरिया है, ये जो ऊपर वाला एरिया है, यहाँ पर सबसे छोटा दिन होगा, जिसको हम बोलेंगे 22 दिसंबर। ऑन द अदर एंड समर रहेगी सदर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि साउथ पोल पे लाइट है, तो यहाँ पर सबसे लॉन्गेस्ट डे रहेगा। अब अगर इधर हम समर सॉल्स्टिस की बात कर लें, मतलब 21 जून, तो नॉर्थ पोल पे क्या रहेगी, तो आप बोलोगे समर रहेगी, क्योंकि यहाँ पर लाइट आ रहा है। तो नदर्न हेमिस्फीयर में क्या रहेगा, ऊपर वाला जो इक्वेटर के ऊपर वाला पोर्शन है, समर रहेगी, और नीचे वाले में क्या रहेगी, विंटर रहेगी। तो नीचे वाले में क्या होगा, शॉर्टेस्ट डे रहेगा, और ऊपर वाले में लॉन्गेस्ट डे रहेगा। तो ये चीज़ें आपको क्लास 6 के एनसीईआरटी में दी हुई हैं। यहाँ पर मैं समझाने जाऊँगा तो शायद हमारा आधा घंटा वेस्ट हो जाएगा। तो हम खाली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफरेंशिएट द इवेंट्स ऑफ इक्विनॉक्स विद दैट ऑफ सॉल्स्टिस। इक्विनॉक्स मतलब इक्वल डे एंड इक्वल नाइट, मतलब दिन और रात बराबर होती है, डे और नाइट क्या होती है, बराबर होती है। सॉल्स्टिस का मतलब क्या होता है, सॉल्स्टिस का मतलब क्या होता है कि या तो नॉर्थ पोल में लाइट रहेगी या तो साउथ पोल में, मतलब या तो समर रहेगी या तो विंटर रहेगी। तो अगर नॉर्थ हेमिस्फीयर में समर है तो साउथ हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगी, विंटर हो जाएगी। ये चीज़ हम लोगों ने देख ली बिल्कुल, क्योंकि अगर नॉर्थ हेमिस्फीयर में, यहाँ पर मैं एक बार क्लियर करके फिर से बता देता हूँ,
सॉलिस्टिस का मतलब क्या होता है? सॉलिस्टिस मतलब क्या होता है? देखो जैसे समर सॉलिस्टिस, तो जो नदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पर तो क्या है? समर है, वहाँ पर क्या है? समर है, क्योंकि सनरेज डायरेक्टली कहाँ फॉल कर रहा है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। लेकिन जो सदर्न हेमिस्फीयर है, ये जो इक्वेटर के जो नीचे वाला एरिया, ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर क्या है? विंटर है। क्यों विंटर है? क्योंकि सनरेज डायरेक्टली फॉल नहीं कर रही हैं। अब इस पोजीशन में भी देखो, ये वाली पोजीशन जो 22 दिसंबर है, दिसंबर में हम लोगों के यहाँ क्या पड़ती है? ठंड, क्योंकि हम लोगों का जो नॉर्थ पोल है वो कहाँ है? डार्कनेस में, तो हमारे यहाँ पड़ रही है विंटर। ऑन द अदर एंड सदर्न हेमिस्फीयर में जो कंट्रीज होंगी यहाँ पर, वहाँ पर क्या पड़ेगी? समर। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या पड़ेगी? दिसंबर में समर, तो वो लोग क्रिसमस कब मनाएंगे? समर सीजन में मनाएंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगी। अब चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ, जल्दी से देख लेते हैं। In the solstice, only a particular tropic receive direct vertical rays of the sun, unlike in equinox when the equator receive direct vertical rays of the sun। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है। इक्विनॉक्स में इक्वेटर पे सनरेज जो है डायरेक्टली फॉल करती हैं, और सॉलिस्टिस में या तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे क्या होती है? सनरेज डायरेक्टली फॉल करती है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है solstice is caused only due to rotation of earth whereas equinox is caused only ड्यू टू रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ। भाई देखो ये सारे के सारे सीजन बदल क्यों रहे हैं? सारे के सारे सीजन बदल क्यों रहे हैं? इसके दो कारण है। एक तो अर्थ कैसी है? टिल्टेड है। अगर अर्थ टिल्टेड नहीं होगी तो नॉर्थ और साउथ का कंसेप्ट ही खत्म हो जाएगा। और दूसरा रीजन है रिवॉल्यूशन, अर्थ को रिवॉल्व करना भी जरूरी है। तो दोनों कंडीशन नेसेसरी हैं, बोथ दीज कंडीशंस आर नेसेसरी। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, चाहे सॉलिस्टिस हो या कुछ भी हो। सॉलिस्टिस के लिए दो कंडीशन नेसेसरी है, एक तो अर्थ को टिल्टेड होना चाहिए, दूसरा अर्थ को क्या होना चाहिए? रिवॉल्व करना चाहिए अराउंड द सन। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, दैट इज वन ओनली। ठीक है, ये 6th क्लास की एनसीईआरटी से डायग्राम दिया हुआ है, देख सकते हो आप। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? डार्कनेस। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? लाइट आ रही है तो गर्मी पड़ जाएगी। ये इक्विनॉक्स वाली पोजीशन है, ये क्या है? इक्विनॉक्स। क्यों? क्योंकि नॉर्थ और साउथ दोनों पे लाइट पड़ रही है। अब यहाँ पर देखो, नॉर्थ में लाइट पड़ रही है और साउथ में क्या है? डार्कनेस, मतलब विंटर है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्लास 6 का कंसेप्ट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। इफ अर्थ स्टार्ट्स रोटेटिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग शैल बी करेक्ट। भाई आज जो हमारी अर्थ है, वो ऐसी कुछ टिल्टेड है, राइट। अर्थ हमारी कैसे घूम रही है? भाई ये अर्थ का कौन सा साइड है? ये वेस्ट साइड है, ये ईस्ट साइड है, राइट। क्योंकि ऐसे ही बनता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साइड। यस, ये वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ यही होता है। हाँ, 4 ऐसी डायरेक्शन होती है। अर्थ आज हमारी कैसी घूम रही है? वेस्ट टू ईस्ट। इसलिए हमको सन कहाँ से दिखाई देता? निकलता हुआ ईस्ट टू वेस्ट। जब हम ट्रेन में बैठते हैं तो चीज़ें पीछे जाती हुई दिखाई देती हैं। एक्चुअली वो सारी चीज़ें पीछे नहीं जा रही होती हैं, हम आगे जा रहे होते हैं। तो हमारी अर्थ वेस्ट से ईस्ट घूमती है, इसलिए हमको ईस्ट से सन उगता दिखाई देता है कि सूर्योदय कहाँ से हो रहा है? ईस्ट से हो रहा है, और सनसेट कहाँ हो रहा है? वेस्ट में हो रहा है। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर अर्थ ईस्ट टू वेस्ट घूमने लगे, अभी तो वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, अगर अर्थ ईस्ट टू वेस्ट घूमने लगे तो क्या होगा? अगर ये वाली कंडीशन हो जाए तो क्या होगा? तो भाई प्लेसेस वेस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी बिहाइंड द ग्रीनविच टाइम। भाई ग्रीनविच का कंसेप्ट क्या है? भाई ये अगर मैं इसको बोल देता हूँ प्राइम मेरिडियन, ये कहाँ से पास होती है? ग्रीनविच से होती है। अब हम सब लोगों को पता है कि यहाँ पर जो इस जगह है वो प्लस में चलता है टाइम, यहाँ पर माइनस में चलता है। अब ये सारी जगह कहाँ पर है? ईस्ट में है, और ये सारी जगह कहाँ है? वेस्ट में। तो नॉर्मल कंडीशन में तो ऐसा होता है कि जो भी प्लेसेस ग्रीनविच के ईस्ट में है वो प्लस में चलती है, और जो वेस्ट में वो माइनस में चलती है। तो अगर उल्टा हो गया तो द प्लेसेस वेस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी बिहाइंड द ग्रीनविच टाइम। अरे भाई ये तो नॉर्मल कंडीशन में हो रहा है, ये तो नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहा है, और अभी तो कंडीशन रिवर्स कर गई है। क्या बोल रहा है? प्लेसेस वेस्ट ऑफ ग्रीनविच, मतलब वेस्ट में तो नेगेटिव टाइम चल रहा है इस जगह पर, तो ये तो नॉर्मल कंडीशन में होता है। ऐसा है, विल बी बिहाइंड नहीं आना चाहिए, विल बी अहेड हो जाना चाहिए, क्योंकि जब आपने अर्थ को उल्टा घुमा दिया तो कंडीशंस भी उल्टी हो जाएंगे। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है places located on the same longitude northward will be ahead in time than those of located southward। भाई कोई भी places अगर एक ही longitude पर है तो चाहे अर्थ कैसे भी घूमे, longitude पे तो टाइम सेम ही रहेगा। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, दैट इज नन। ये कंसेप्ट आपको खुद से करना पड़ेंगे, तभी चीज़ें समझ में आएंगी। जिसने नहीं पढ़ा है उसको शायद नहीं समझ में आएंगी, पहले कंसेप्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओशन क्रस्ट के बारे में बात कर रहा है। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है, इंटीरियर ऑफ अर्थ से रिलेटेड है। तो भाई ये किसके बारे में बात कर रहा है? ओशन क्रस्ट के बारे में बात कर रहा है। तो एक बार मैं जल्दी से देख लूँ, जल्दी से मैं इंटीरियर को रिवाइज कर लूँ। तो हमारे जो अर्थ का इंटीरियर है, हमारे अर्थ में कितनी लेयर्स हैं? टोटल 3 लेयर हैं। कौन कौन सी? क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। कितनी लेयर है? क्रस्ट, मेंटल और कोर।
क्रस्ट में भी दो क्रस्ट होते हैं, एक को हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, क्या बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और एक को हम बोलते हैं ओशनिक क्रस्ट, क्या बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट। मेंटल में भी तीन होते हैं, अपर मेंटल जिसको हम एस्थीनोस्फीयर बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं एस्थीनोस्फीयर बोलते हैं। फिर लोअर मेंटल, इंटरमीडिएट मेंटल। कोर में भी दो होते हैं, आउटर कोर एंड आउटर कोर एंड इनर कोर। ये होता है हमारा इंटीरियर। अब मैं इसको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, लेकिन अभी क्वेश्चन किसके बारे में, क्रस्ट के बारे में। क्रस्ट में भी कौन से, ओशनिक क्रस्ट। तो जल्दी से एक बार क्रस्ट का हम लोग क्लासिफिकेशन देखें। क्रस्ट दो होते हैं, कॉन्टिनेंटल और ओशनिक, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट काफ़ी कैसे होते हैं, थिक होते हैं, मोटे होते हैं, क्योंकि सरफेस से काफ़ी ऊपर उठे हुए रहते हैं। ओशनिक क्रस्ट कैसे होते हैं, काफ़ी थिन होते हैं। कितने थिन होते हैं, 3 to 5 किलोमीटर थिन होते हैं। ओशनिक क्रस्ट काफ़ी डेंस होते हैं, क्योंकि उसके ऊपर पानी का वेट है, जिसके कारण काफ़ी कंप्रेस हो गए। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कैसे होते हैं, लाइट होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट किससे बने हुए रहते हैं, सियाल से, सिलिका एंड एल्यूमिनियम। ओशनिक क्रस्ट किससे बने हुए रहते हैं, सिलिका एंड मैग्नीशियम से मेजरली। ऐसे और भी डिफरेंसेस है, बट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंटीरियर ऑफ द अर्थ भी अपने आप में बड़ा टॉपिक है। क्लास 11 की एनसीईआरटी फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी में इसके ऊपर सीधे के सीधे एक चैप्टर दिया हुआ है, आपको वो पढ़ना है खाली, सारे के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ओशनिक क्रस्ट इज लेस डेंस देन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। भाई मैंने पहले ही बताया ओशनिक क्रस्ट इज डेंसर देन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। थिनर देन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, बिल्कुल। ओशनिक क्रस्ट थिन है, कितनी, 3 to 5 किलोमीटर थिन है, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कितनी है, 30 to 60 किलोमीटर थिक है। वो तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अ रिजल्ट ऑफ इरप्टेड मेंटल मटेरियल। भाई अर्थ पे सारी चीज़ें कैसे बनी है, लावा हुआ करता था। अर्थ पहले एक समय आग का गोला थी, वही आग का गोला धीरे धीरे ठंडी हो गई, जिसके कारण सरफेस बना। चाहे वो ओशन का फ्लोर हो, वो भी है तो सॉलिड, चाहे वो सरफेस हो, और बाद में वही जो लावा था वो टूट के मिट्टी बना, धूल बना, अलग अलग टाइप के रॉक्स बने। लेकिन सारी चीज़ें बनी क्यों है, बिकॉज ऑफ इरप्शन ऑफ मेंटल मटेरियल फ्रॉम द मेंटल। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेकंड बोल रहा ओशनिक क्रस्ट इज, फोर्थ जो स्टेटमेंट है, पुअर इन मैग्नीशियम बट रिच इन सिलिका एंड एल्यूमिनियम। भाई सियाल से कौन बना हुआ है, सियाल से तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बनी हुई है। ओशनिक क्रस्ट किससे बनी हुई है, सीमा, सिलिका एंड मैग्नीशियम से बनी हुई है ओशनिक क्रस्ट। लेकिन ये बोल रहा पुअर इन मैग्नीशियम, गलत, पुअर इन नहीं, रिच इन मैग्नीशियम बट पुअर इन सिलिका एंड एल्यूमिनियम। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 2 and 3 ओनली, दैट इज 1। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम। भाई अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हमको किस चीज़ से प्रोटेक्ट करती है, तो मैं यहाँ पर डायग्राम में दिखा देता हूँ आप लोगों को। डायग्राम शायद नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं, मैं फिर भी बता देता हूँ। भाई अर्थ के पास सबसे पहले देख लेते हैं हम कि अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड आई कहाँ से। अर्थ के पास उसकी मैग्नेटिक फील्ड आई कहाँ से, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से। भाई जो हम लोगों ने जब इंटीरियर पढ़ा था वहाँ पे कोर देखा था, कोर 2 टाइप के होते हैं, आउटर कोर है और इनर कोर है। अब दोनों को अलग अलग हम लिखते क्यों हैं, क्योंकि आउटर कोर किस फॉर्म में, फ्लूइड फॉर्म में। फ्लूइड फॉर्म जिसको हम क्या बोलते थे, प्लाज्मा। प्लाज्मा क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म फ्लूइड है, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। और इनर कोर किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। इनर कोर किस फॉर्म में, सॉलिड। अच्छा कोर किससे बना हुआ है, वो बना निकल और आयरन। किससे बना हुआ है, निकल एंड NiCl, निकल एंड Fe मतलब आयरन। अब आउटर कोर है फ्लूइड फॉर्म में, प्लाज्मा फॉर्म में, और इनर कोर है सॉलिड फॉर्म में, और दोनों आयरन और निकल से बने और दोनों मैग्नेटिक एलिमेंट्स हैं। तो जब इनर कोर जो सॉलिड है उसके अराउंड फ्लूइड आउटर कोर स्पीड से घूमता है, तो जिसके कारण क्या होता है, अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। तो ऐसा है क्या कि अर्थ के अंदर कोई बाहर मैग्नेट रखा, आंसर इज नो। इनर कोर के अराउंड आउटर कोर स्पीड से घूमता है, जिसके कारण शायद अर्थ में मैग्नेटिज्म है। द रोटेशन ऑफ फ्लूइड आउटर कोर अराउंड द सॉलिड इनर कोर इज प्रोबेबली द रीजन फॉर अर्थ मैग्नेटिज्म। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हमको किससे प्रोटेक्ट करती है, भाई अर्थ के अराउंड क्या रहती है, अर्थ के अराउंड क्या रहती है, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड रहती है। क्या रहती है, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड, यही रहती है, बिल्कुल। अर्थ के अराउंड ऐसी मैग्नेटिक फील्ड रहती है सभी जगह। हाँ आपने ये सब देखी भी होंगे, कई डायग्राम देखे होंगे। अभी हमको कैसे प्रोटेक्ट करती है, तो भाई जो हमारा सन है ना, जो हमारा सन है ना, सन से क्या होता है, जो रेडिएशन आता है, जो रेडिएशन आता है ना, जो रेडिएशन आता है ना, उसमें बहुत सारे रेडिएशन रहते हैं। रेडिएशन में क्या रहता है मालूम है, गामा रेज रहती हैं, एक्स रेज रहती हैं, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेज रहती है जिसको हम यूवी बोलते हैं, विजिबल रेज जो हम तक आती हैं जिसके कारण हम देख पाते हैं, इंफ्रारेड रेज रहती है, माइक्रोवेव रेज रहती है। तो जो शुरू की 2-3 है ना, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट, ये बहुत खतरनाक होती है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड रहती है ना, ये क्या करती है, जब रेडिएशन आता है ना, रेडिएशन आता है, अब इसमें तो गामा रेज भी है, एक्स रेज भी, अल्ट्रा वायलेट भी, तो गामा और एक्स रेज को ये क्या करता है, मोड़ देता है।
गामा और एक्स रेस को क्या कर देता, डिफ्लेक्ट कर देता, और जो हमारी अर्थ का जो सरफेस है ना, जो अर्थ का सरफेस है वहाँ तक गामा रेस को नहीं पहुँचने देता है। क्यों? क्योंकि गामा रेस का रेडिएशन इतना तेज रहता है, इतना ज़्यादा रहता है कि शायद वो लाइफ फॉर्म को क्या कर देगा, डैमेज। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो गामा रेस और एक्स रेस को क्या कर देती है, डिफ्लेक्ट कर देती है, जिसके कारण सरफेस बच जाता है। यूवी रेस भी खतरनाक रहती है। तो अर्थ के ऊपर एक गैस है जिसका नाम क्या है, ओजोन। तो यूवी रेस तो यहाँ रुक जाती है, यूवी रेस कहाँ रुक जाती है, ओजोन लेयर पे। और विजिबल रेस जो हम तक पहुँचती है, और विजिबल रेस भी से भी हम जल सकते हैं, लेकिन हम उससे बच के रहते हैं। विजिबल रेस जो आपको धूप दिखाई दे रही है वो विजिबल रेस है, ये चीज़ ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अब इसका आंसर देख लें। क्वेश्चन नंबर 20 का, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इरोजन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड ओजोन। अरे इरोजन ऑफ एटमॉस्फेयर ओजोन नहीं। पेलियोमैग्नेटिज्म विच लीड टू एरेटिक मैग्नेटिक करंट इन द अर्थ, पता नहीं क्या बात कर रहा है। बोथ ए एंड बी नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, नन, ए और बी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। वो किससे प्रोटेक्ट करती है, गामा रेज और एक्स रेज से हमको प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट दिए हुए हैं एजर्शन रीजनिंग वाले। तो एजर्शन क्या बोल रहा है, देयर इज अ टाइम डिफरेंस ऑफ नियरली 2 आवर्स बिटवीन द ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। यस, हम लोगों ने पता था कि ये इंडिया का जो मैप है, देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर बिटवीन अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात। क्यों? क्योंकि इनके बीच जो लैटिट्यूड है वो 30 डिग्री का डिफरेंस है। हर 15 डिग्री पर 1 घंटे का डिफरेंस आ जाता है। तो 30 डिग्रीज पर कितने का आ जाएगा, 2 आवर्स का आ जाएगा। सो यस, अरुणाचल प्रदेश इज 2 आवर्स अहेड ऑफ गुजरात। वहाँ पर 2 घंटे पहले सनराइज हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। देयर इज अ टाइम डिफरेंस ऑफ नियरली 2 आवर्स बिटवीन द ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। यस, ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री है गुजरात, जिसको आप द्वारका मान सकते हो। रीजन बोल रहा है, there is a longitudinal variation of nearly 30 degree between the eastern most and western most part of the country। बिल्कुल सही रीजन है। सो A is correct and R is the appropriate explanation of A, that is A is the answer। ये चीज आपको ध्यान रखना है। कोऑर्डिनेट सिस्टम का इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ दीज आर ऑफ इक्वल लेंथ। इनमें से क्या चीज़ें इक्वल लेंथ की होंगी। ऑल पैरेलल, पैरेलल मतलब लैटिट्यूड्स। क्या लैटिट्यूड सारे इक्वल लेंथ के होते हैं, नहीं। लैटिट्यूड में सबसे बड़ा लैटिट्यूड होता है इक्वेटर, फिर लैटिट्यूड की देखो लेंथ कम होना शुरू हो गई, इसी को हम पैरेलल बोलते हैं क्योंकि एक दूसरे के पैरेलल भी रहती है, लेकिन इनकी लेंथ इक्वल है क्या, नहीं है, तो ये गलत हो गया। ऑल मेरिडियन, हाँ सारी की सारी मेरिडियन नॉर्थ पोल से शुरू होती है, साउथ पोल पे खत्म होती है, यही होता है। हाँ, सारी की सारी मेरिडियन नॉर्थ पोल से शुरू होती है, साउथ पोल पे खत्म होती है, तो बिल्कुल ये सारी की सारी इक्वल लेंथ की रहती है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। ऑल आइसोथर्म्स, आइसोथर्म्स वो लाइन होती है जो सेम टेम्परेचर को ज्वाइन करती है, तो ये भी इक्वल नहीं होती है। ऑल आइसोबार जो सेम प्रेशर की लाइंस को ज्वाइन करती है, ये भी इक्वल नहीं होती है, तो आंसर हो जाएगा ऑल मेरिडियन, दैट इज लॉन्गिट्यूड। ऑल लॉन्गिट्यूड्स आर इक्वल इन लेंथ, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। और दो लॉन्गिट्यूड के बीच का डिस्टेंस सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, वो इक्वेटर पे होता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। विच ऑफ दीज वाटर बॉडीज विटनेसेस द सनराइज एट द अर्लीस्ट एज पर द GMT, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। भाई कौन सी वाटर बॉडी सबसे ज़्यादा पहले सनराइज देखेंगी, तो भाई देखो हमने देखा था एक लाइन थी जो कहाँ से निकलती थी, ग्रीनविच से। कहाँ से निकलती थी, ग्रीनविच। ग्रीनविच कहाँ है, लंदन के पास है। कहाँ है, लंदन के पास में। जो भी प्लेसेस इसके ईस्ट में थी, जो भी प्लेसेस इसके ईस्ट में थी, वहाँ पर टाइम कैसे चलता था, प्लस। अच्छा, हम लोग भी लंदन के ईस्ट में, इसलिए हमारे यहाँ पे भी टाइम कैसे चलता है, प्लस 5 आवर 30 मिनट्स। और जो भी जगह इसके वेस्ट में थी, वहाँ पे टाइम कैसे चलता था, माइनस। तो बोल रहा विच ऑफ दीज वाटर बॉडीज विटनेसेस सनराइज एट द अर्लीस्ट, सबसे पहले कहाँ पे सनराइज होगा, जो प्लेस सबसे ज़्यादा ईस्ट में होगी, जो सबसे ज़्यादा ईस्ट में होगी वहाँ पे सबसे पहले सनराइज होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया, सबसे पहले यहाँ सनराइज होता है, फिर होता है इंडिया, फिर होता होगा पाकिस्तान, फिर होता होगा सऊदी अरेबिया। क्यों, क्योंकि हम जैसे जैसे लंदन के पास जाएंगे टाइम घटता जाएगा। तो अब ये मैप बेस्ड भी क्वेश्चन है प्लस कंसेप्ट भी है। मैप को कंसेप्ट से जोड़ दिया, तो अब आपको पता होना चाहिए कौन सी वाटर बॉडी कहाँ है। नॉर्थ सी, नॉर्थ सी कहाँ है, तो आपको पता है लंदन के जस्ट पास में, तो हमने लंदन ही लिख दिया यहाँ पे। ब्लैक सी, ब्लैक सी कहाँ है, मेडिटेरेनियन में है, तो ये कहाँ पर है, ईस्ट है, ईस्ट ऑफ लंदन है। तो मतलब ए तो हमारा एलिमिनेट हो गया, क्योंकि ब्लैक सी में तो नॉर्थ सी से पहले ही हो जाएगा सनराइज। कैस्पियन सी, ये और ज़्यादा ईस्ट में है, ये ईस्ट ऑफ ब्लैक सी है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। कैस्पियन सी इज ईस्ट ऑफ ब्लैक सी, तो हमारा ब्लैक सी भी अब एलिमिनेट हो गया। अरेबियन सी, अरेबियन सी तो अब हम कहाँ गए, इंडिया के पास में आ गए, तो ये और ज़्यादा ईस्ट है, ये ईस्ट ऑफ कैस्पियन सी है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो कैस्पियन सी भी हमारा एलिमिनेट हो गया, आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो जो प्लेस जितनी ज़्यादा ईस्ट में, वहाँ पर सनराइज उतनी जल्दी होगा, तो ये एलिमिनेशन करके आपको लाना था। देख लेते हैं एक बार सारी वाटर बॉडीज़ की लोकेशन, यहाँ पर देख लेते हैं। नॉर्थ सी ये रहा, बिल्कुल यहाँ पर लंदन है, बिल्कुल लंदन के पास में ही है नॉर्थ सी।
तो यहाँ पर सनराइज़ कब होगा, जब लंदन में होगा सनराइज़, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसके बाद होगा ब्लैक सी में सबसे पहले होगा, सबसे पहले कहाँ होगा, अरेबियन सी में, फिर होगा कैस्पियन सी में, फिर होगा ब्लैक सी में, फिर होगा नॉर्थ सी में। क्योंकि जैसे जैसे आप लंदन के जैसे आप ये सारी प्लेसेस कहाँ हैं, ईस्ट में, तो जो जितनी ज़्यादा ईस्ट वहाँ उतना ज़्यादा टाइम चलेगा, जो जितनी ज़्यादा वेस्ट वहाँ उतना कम टाइम चलेगा। तो अमेरिका में कैसा टाइम चलेगा, नेगेटिव चलेगा। इंडिया में कैसा चलेगा, पॉजिटिव, 5 आवर्स 30 मिनट्स चलता है। शायद जापान में हमसे भी ज़्यादा आगे टाइम होगा, राइट। ये सी ऑफ ओकोस्ट लिखा है यहाँ पे, हमसे और ज़्यादा पॉजिटिव टाइम होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो टाइम क्या हो रहा है, कैसे बढ़ रहा है, घट रहा है, वो मैंने आपको बता दिया है। मैप बेस्ड क्वेश्चन को मैंने एक कंसेप्ट के साथ मिक्स कर दिया था, कोई नहीं, ईजी था, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 24 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट बोलता है द टाइम बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड, द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड इंक्रीजेज गोइंग टूवर्ड्स द इक्वेटर फ्रॉम द पोल्स। यस, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। क्या बोल रहा है भाई, 2 लॉन्गिट्यूड है, सारे लॉन्गिट्यूड इक्वल लेंथ के रहते हैं, नॉर्थ पोल से शुरू होते हैं, साउथ पोल पे खत्म होते हैं। इनके बीच का डिस्टेंस सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, जब आप पोल से इक्वेटर की तरफ जाओगे, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम कहाँ होता है, इक्वेटर पे। कोई भी 2 लॉन्गिट्यूड ले लोगे आप, उनके बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम कहाँ होगा, इक्वेटर पे होगा। तो ये जो है यही पूछ रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड इंक्रीजेज गोइंग टूवर्ड्स द इक्वेटर फ्रॉम द पोल्स। बिल्कुल सही है, पोल से इक्वेटर की तरफ जाओगे तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होता जाएगा, धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा, बिल्कुल सही है। द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड इंक्रीजेज टूवर्ड्स द पोल्स गोइंग फ्रॉम द इक्वेटर, बिल्कुल रॉन्ग है। कोई भी 2 लैटिट्यूड है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, हर जगह सेम है, देखो हर जगह सेम है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, हर जगह सेम है, तो ये तो गलत हो जाएगा। द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड इंक्रीजेज टूवर्ड्स द पोल्स गोइंग फ्रॉम द इक्वेटर, नहीं, इनकी लेंथ में जरूर डिफरेंस आता है। इनकी लेंथ क्या होती है, अगर आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाओगे तो लेंथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि दे आर नॉट ऑफ इक्वल लेंथ, लेकिन डिस्टेंस तो इनके बीच सेम रहता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 ओनली, दैट इज ए। ये दिया हुआ है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा, 2 लॉन्गिट्यूड मैंने यहाँ पर बनाए हुए हैं, बना देता हूँ एक बार। ये देखो, एक लॉन्गिट्यूड ये है, नॉर्थ पोल से शुरू होकर कहाँ जाएगा, ये साउथ पोल पे। ये वाला भी कहाँ जाएगा, नॉर्थ पोल से शुरू होकर साउथ पोल पे। इनके बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम कहाँ रहेगा, इक्वेटर पे। देखो यहाँ पे, यही तो पूछा था, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा इसलिए करेक्ट हो गया। लेकिन लॉन्गिट्यूड की अगर मैं बात करूँ, ये एक लॉन्गिट्यूड ये है, एक लॉन्गिट्यूड ये, इनके बीच का डिस्टेंस तो क्या है, हर जगह सेम है, देख रहा है, एक लॉन्गिट्यूड ये है, एक लॉन्गिट्यूड ये, इनके बीच का डिस्टेंस हर जगह क्या है, सेम है, लेकिन इनकी लेंथ सेम नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 को देख लेते हैं। Which one of the following phenomena happens when the sun shines vertically over the Tropic of Capricorn in the southern hemisphere? Which of the following phenomena happens when the sun shines vertically over the Tropic of Capricorn? Tropic of Capricorn कहाँ पर है, तो आपने बोला southern hemisphere में। अगर सन वहाँ पर डायरेक्टली वर्टिकली फॉल करेगा तो वहाँ पर कौन सा सीजन रहेगा, तो आप बोलोगे समर सीजन रहेगा। अगर सदर्न हेमिस्फीयर में समर है, इसका मतलब हमारे यहाँ पर विंटर है, मतलब ये अराउंड हम लोगों की बात करें तो दिसंबर की बात हो रही होगी। तो देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना हैपेंस व्हेन द सन शाइन वर्टिकली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन द सदर्न हेमिस्फीयर। हाई प्रेशर डेवलप्स ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया ड्यू टू लो टेम्परेचर। बिल्कुल, इंडिया में क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर, क्योंकि इंडिया में क्या रहेगा, कोल्ड, और कोल्ड एयर कैसी रहती है, कोल्ड एयर इज डेंस एयर रहती है, जिसके कारण इंडिया पे क्या बन जाएगा, हाई प्रेशर, और टेम्परेचर भी कैसा रहेगा, लो। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बट फिर भी बाकी स्टेटमेंट्स को पढ़ना जरूरी है। लो प्रेशर डेवलप्स ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया ड्यू टू हाई टेम्परेचर। अरे हमारे यहाँ पे तो दिसंबर है, दिसंबर में तो लो टेम्परेचर रहेगा, तो ये तो गलत हो गया। और लो प्रेशर फिर भी नहीं बनेगा भाई। लो प्रेशर कब बनता है, जब सरफेस पे ज़्यादा हीट होती है। अगर सरफेस पे ज़्यादा हीट हुई है, सरफेस इसके ऊपर ज़्यादा हीट होगी, तो इसके कांटेक्ट में आने वाली हवा क्या हो जाएगी, गर्म। गर्म हवा कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ। तो सरफेस पे वैक्यूम बनेगा, तो वैक्यूम बनेगा तो सरफेस पे लो प्रेशर बनेगा कि हाई प्रेशर बनेगा। अगर ज़्यादा गर्मी है तो लो प्रेशर, और अगर ठंडा है तो हाई प्रेशर। तो गर्मी है तो क्या बनेगा, लो प्रेशर बनेगा। तो ये चीज़ गलत हो जाएगी। नो चेंज इन द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑकर्स इन द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया कंपेयर टू व्हेन सन वाज वर्टिकली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। गलत, टेम्परेचर में तो चेंज आएगा। अगर इंडिया के ऊपर सन डायरेक्टली फॉल करेगा तो इंडिया गर्म हो जाएगा, इंडिया पे लो प्रेशर बन जाएगा, हाई टेम्परेचर हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। लू ब्लोज इन द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। अरे लू तो कब बहती है, चलती है, समर में चलती है, और अभी तो हम दिसंबर की बात कर रहे हो। दिसंबर में तो इंडिया में क्या है, विंटर है। विंटर में इंडिया पे क्या है, हाई प्रेशर है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये भी गलत हो जाएगा। सिंपल क्लाइमेट का क्वेश्चन था। इंडियन प्लेट्स बॉर्डर, इंडियन प्लेट बॉर्डर, प्लेट टेक्टोनिक्स है, प्लेट टेक्टोनिक्स से क्वेश्चन आया हुआ है। इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट एनसीईआरटी
एनसीईआरटी क्लास 11th की, दैट इज फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी से क्वेश्चन आया हुआ है। इंडियन प्लेट किस किस को बॉर्डर करती है? सोमाली प्लेट को करती है, यस करती है। अरेबियन प्लेट, यस हमारे पास में ही अरेबियन सी। ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यस इंडिया प्लेट का नाम ही है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो तीनों आंसर हमारे क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे, दैट इज ए। डायग्राम देख लेते हैं। इंडियन प्लेट कहाँ है? ये रही मेरी इंडियन प्लेट, ये रही मेरी इंडियन प्लेट। ये किस किस से बॉर्डर शेयर करती है? अरेबियन प्लेट से कर रही है, हाँ। सोमाली प्लेट से कर रही है, हाँ। बर्मा प्लेट से कर रही है, सुंडा प्लेट से कर रही है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट से कर रही है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। 7 मेजर प्लेट से, बाकी की माइनर प्लेट से अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी, तो वो चीज़ भी आपको ध्यान रखना है कि 7 मेजर प्लेट से तो उनके नाम क्या है, सातों के साथ के नाम आपको याद रखना जरूरी है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 27। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्या बताता भाई? सी फ्लोर स्प्रेडिंग मैं समझाऊंगा तो नहीं, यहाँ पर अपन एक शॉर्ट बात कर लेते हैं, देखते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी क्या बताती है। भाई सबसे पहले तो सिर्फ सी के बारे में बात करती है। किसके बारे में बात करती है? सी के फ्लोर के बारे में बात करती है। किसके बारे में बात करती है? सी फ्लोर के बारे में बात करती है। ये बोलती है कुछ जगह पर चूंकि ओशनिक क्रस्ट काफ़ी थिन था, अभी हम लोगों ने देखा था ओशनिक क्रस्ट कैसा था? थिन था, 3 to 5 किलोमीटर। और ओशनिक क्रस्ट के नीचे क्या है? मेंटल है। और मेंटल में क्या रहता है? मैग्मा। और मैग्मा क्या करता है? हॉट रहता है, मतलब हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। तो वो ऊपर आने की कोशिश करता है क्योंकि उसमें प्रेशर बहुत हाई है। ओशनिक क्रस्ट काफ़ी थिन रहती तो उसको क्या कर देता? ब्रेक कर देता है। अब ब्रेक करता है तो जैसे ही मैग्मा ऊपर आता है, लेकिन ऊपर आता है तो ऊपर उसके क्या है? भरा हुआ है पानी। तो ऊपर आते से वो क्या हो जाता है? सॉलिडिफाई हो जाता है। क्या हो जाता है? सॉलिडिफाई हो जाता है। लेकिन जब वो ऊपर आता है, वो ऊपर नहीं आ पाता है ना, तो वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ऊपर आके 2 पार्ट्स में से डिवाइड हो जाता है, ध्यान रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर नया ओशनिक क्रस्ट का क्या हो रहा है? क्रिएशन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? ओशनिक क्रस्ट का क्रिएशन हो रहा है। अब मैं सारे कंसेप्ट यहीं पर आपको नहीं समझा सकता हूँ क्योंकि टाइम की लिमिटेशंस है मेरे पास। तो यहाँ पर ये जो प्लेसेज है जहाँ पर मैग्मा बाहर आ रहा है और यहाँ पर ओशनिक क्रस्ट का क्रिएशन हो रहा है, इनको हम बोलते हैं मिड ओशनिक रीजेस। क्या बोलते हैं? मिड ओशनिक रीजेस। अब अगर ओशनिक क्रस्ट का क्रिएशन हो रहा, मान लो ये पहले एक ही क्रस्ट थी, अब यहाँ पर यहाँ से मैग्मा आया तो ये बीच में अगर क्रिएशन हुआ तो ओशनिक क्रस्ट 2 पार्ट में से दूर जाने लगेगी और बीच में से मैग्मा बाहर आएगा, सॉलिडिफाई होता जाएगा, तो यहाँ पर ओशनिक क्रस्ट बनेगी। अब अगर ओशनिक क्रस्ट दूर जाएगी तो ऐसे तो अर्थ का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, बट अर्थ का वॉल्यूम नहीं बढ़ता। इसका मतलब अगर यहाँ पर इस पॉइंट पे क्रिएशन हो रहा है तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन हो रहा होगा। तो जहाँ डिस्ट्रक्शन होता है उसको हम बोलते हैं सबडक्शन जोन। क्या बोलते हैं? सबडक्शन जोन। जहाँ पर ओशनिक क्रस्ट कहाँ चली जाती है? वापस मेंटल में चली जाती है। तो ध्यान रखना है, क्रिएशन होता है कहाँ पर? मिड ओशनिक रिज पे। डिस्ट्रक्शन होता है कहाँ पर? सबडक्शन जोन में। और सबडक्शन जोन पे यहाँ पर सम ऑफ द डीपेस्ट पॉइंट भी बनते हैं जिनको हम बोलते हैं ट्रेंचेस। क्या बोलते हैं? ट्रेंचेस बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी किसने दी थी? हैरी हेस ने दी थी। ये चीज़ भी ध्यान रखना है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सी फ्लोर स्प्रेडिंग। सी का फ्लोर स्प्रेड क्यों होता है? क्यों होता है? इट इज कॉज्ड बाय सिंकिंग मेंटल, नहीं राइजिंग मेंटल। सिंकिंग में तो डिस्ट्रक्शन होता है ना कि क्रिएशन। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, राइजिंग मेंटल आना चाहिए। राइजिंग होता अगर मैग्मा राइज करता है तब क्रिएशन होता है। देखो यहाँ पर मैग्मा क्या कर रहा है? राइजिंग है, इसलिए क्या हो रहा है? क्रिएशन हो रहा है। और इसी क्रिएशन के कारण सी फ्लोर क्या कर रहा है? स्प्रेड। क्यों? क्योंकि ये पोर्शन इस तरफ जा रहा है, ये पोर्शन इस तरफ जा रहा है, तो इसका क्या हो रहा है? स्प्रेडिंग हो रही है। और सबडक्शन पे क्या हो रहा है? सबडक्शन पे मेंटल में क्या कर रहा है? ये सिंक कर रहा है। तो सिंकिंग तो तब होगा जब डिस्ट्रक्शन होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया हमारा। सेकेंड, इट इज वेरीफाइड बाय द ऑब्जर्वेशन दैट द ओशनिक क्रस्ट रॉक्स आर मच यंगर देन द कॉन्टिनेंटल रॉक्स। यस, हमको सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी से एक बात पता चलती है, हमको ये चीज़ पता है कि पहले ओशन आया होगा शायद, फिर कॉन्टिनेंट बने होंगे। लेकिन ओशनिक जो क्रस्ट है, चूंकि देखो वो बार बार नीचे जाती है फिर बार बार ऊपर आती है, तो उसका क्या हो रहा है? बार बार एक साइकिल चल रही है क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन की, जिसको हम बोलते हैं विल्सन साइकिल। क्या बोलते हैं? विल्सन साइकिल। तो जिसके कारण जो ओशनिक क्रस्ट है, जो ओशन का जो क्रस्ट है, तो इसके जो रॉक्स हैं, इनकी एज हमको कहीं पर भी बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिलती। क्यों? क्योंकि एक साइकिल में चल रहे हैं, बार बार एक साइकिल चलता रहता है इनका क्रिएशन डिस्ट्रक्शन का, जिसके कारण जो ओशनिक क्रस्ट के रॉक्स हैं उनकी एज बहुत ज़्यादा नहीं है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ऑन द अदर हैंड जो कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट के बारे में बोला जाता है वंस क्रिएटेड आर फॉर एवर। क्यों? क्योंकि कॉन्टिनेंट्स कभी भी सबडक्ट नहीं करते हैं अकॉर्डिंग टू द प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये प्लेट टेक्टोनिक्स बोल रही। तो ओशनिक क्रस्ट, ऑल्दो ओशन वॉज क्रिएटेड फर्स्ट, but even after the oceanic crust are nowhere more than the age of continental rocks। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो इट इज़ वेरीफाइड बाय द ऑब्जर्वेशन दैट द ओशनिक क्रस्ट रॉक्स आर मच यंगर, बिल्कुल वो बहुत ज़्यादा कम एज के हैं, देन द कॉन्टिनेंटल रॉक्स। यस, बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा था सेडिमेंट्स ऑन द ओशन फ्लोर गेट अनएक्सपेक्टेडली वेरी थिक ड्यू टू सी फ्लोर स्प्रेडिंग।
द सेडिमेंट्स ऑफ द ओशन फ्लोर गेट अनएक्सपेक्टेडली वेरी थिक। अरे हमने बार बार पढ़ा ओशन फ्लोर आर थिन, कितना थिन, 3 to 5 किलोमीटर। तो ये स्टेटमेंट तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 भी गलत, 3 भी गलत, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2, दैट इज डी, 2 ओनली। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये दिया हुआ है मैंने, देखो एस्थीनोस्फीयर मतलब ये क्या है, अपर मेंटल, ये क्या है अपर मेंटल, और अपर मेंटल में क्या रहता है, तो एस्थीनोस्फीयर में आप बोलोगे क्या रहता है यहाँ पर, मैग्मा, ये तो नीचे मैग्मा है। अब ये जो लिथोस्फीयर है, जो ओशनिक क्रस्ट है, ओशनिक क्रस्ट यहाँ पर क्या कर रहा है, सबडक्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर नीचे जा रहा है वो, और बार बार ऊपर भी आएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, मैंने बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 28 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 को देख लेते हैं अब हम लोग। क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है मिड अटलांटिक रिज इज एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट बाउंड्री। मिड अटलांटिक रिज मतलब मिड ओशनिक रिज के बारे में बात कर रहा है। किस ओशन में, अटलांटिक ओशन के बारे में बात कर रहा है। कहाँ पर बात कर रहा है, अटलांटिक ओशन के बारे में बात कर रहा है। तो मिड अटलांटिक रिज इज एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट बाउंड्री। अरे फिर से देखो डायग्राम, ये मैंने दिखाया था, ये कन्वर्जेंट बाउंड्री है, डाइवर्जेंट बाउंड्री है। कन्वर्ज मतलब जब दो प्लेट पास आती हैं, डाइवर्ज मतलब जब दो चीजें दूर जाती हैं। तो मिड ओशनिक रिज ऑफ अटलांटिक ओशन की अगर मैं बात करूं तो ये किसका एग्जांपल है, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट। भाई दो प्लेट्स दूर जा रही है, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, तो ये तो डाइवर्जेंट बाउंड्री का एग्जांपल है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा रॉन्ग हो गया। तो देख लेते हैं, मिड अटलांटिक रिज इज एन एग्जांपल ऑफ डाइवर्जेंट बाउंड्री, ना कि कन्वर्जेंट, तो ये रॉन्ग हो गया। सेकेंड बोल रहा है अ सबडक्शन जोन कैन नॉट बी फॉर्म बिटवीन ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट, ये भी रॉन्ग हो गया। अरे भाई अभी हमने थोड़ी देर पहले डायग्राम देखा, सबडक्शन तो कहीं भी हो सकता है, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये ओशनिक क्रस्ट है। भाई दोनों में से सबडक्ट नीचे कौन जाएगा, मेंटल की तरफ, जो भारी होगा, जो हैवी होगा, जो हैवी रहता है वो हमेशा नीचे जाता है। और मैंने एक चीज और बताई, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट नेवर सबडक्ट, ये तो कभी सबडक्ट करती ही नहीं है, ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर दो ओशनिक प्लेट टकराएंगी तो कौन नीचे जाएगा, जो वजनदार है। जैसे इस हाथ में मेरे घड़ी है, इसमें ज़्यादा वजन है, ये दोनों ओशनिक प्लेट टकराएंगी तो कौन नीचे जाएगा, ये, क्योंकि वजनदार है। लेकिन अगर एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है, एक ओशनिक प्लेट है, तो अब कौन भारी जाएगा, नीचे जाएगा। अब भारी या हल्के का सवाल नहीं होता, नीचे हमेशा कौन जाएगा, ओशनिक प्लेट। क्यों, क्योंकि कॉन्टिनेंट कभी भी सबडक्ट नहीं करते, ये चीज़ ध्यान रखना है। सबडक्शन जोन कैन नॉट बी फॉर्म बिटवीन एन ओशनिक एंड कॉन्टिनेंट प्लेट, अभी मैंने डायग्राम दिखा है, ऐसा जोन एग्जिस्ट करता है, तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स आर द प्लेन्स ऑफ सेपरेशन जनरली परपेंडिकुलर टू द मिड ओशनिक रिज। यस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, पर पहले देखते हैं कैसे। अगर नहीं भी आता था तो 1 और 2 रॉन्ग थे, तो जहाँ जहाँ 1 है वो हटा दूँ, 1 है, 1 है, 1 है। 2 भी जहाँ था वो मैं हटा देता, तो आंसर तो तब भी हमारा क्या हो जाता, सी। भाई देखो प्लेट बाउंड्री 3 टाइप की होती है, एक कन्वर्जेंट पास आ रही हैं, एक होती है डाइवर्जेंट दूर जा रही हैं, और कई बार क्या होती है, बाउंड्री है ऐसे मूवमेंट हो रहा है, ऐसे दिखाई दे रहा है, ऐसे, तो ये ना पास आ रही है ना दूर जा रही है, इसको बोलते हैं स्लिप पास्ट वन अनदर, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बोलते हैं। ना पास आ रही ना दूर जा रही, अगल बगल खिसक रही है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री जो है वो परपेंडिकुलर रहती है मिड ओशनिक रिज के, बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है, आप एनसीईआरटी से इसको क्लियर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लिथोस्फेरिक प्लेट्स, अगेन प्लेट टेक्टोनिक्स पे, प्लेट टेक्टोनिक्स, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपको बिल्कुल बाय हार्ट करके रखना है। सारे कंसेप्ट से प्रिलिमिनरी में, मेंस में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो स्टेटमेंट 1 बोल रहा है लिथोस्फेरिक प्लेट्स कैरी बोथ कॉन्टिनेंट एंड ओशन फ्लोर। यस, जो प्लेट रहती हैं वो सिर्फ कोई भी प्लेट जो हमारे अर्थ है, जो अर्थ का जो सरफेस है वो डिवाइडेड है प्लेट्स में, अलग अलग प्लेट्स में। तो प्लेट्स पे दोनों रहता है, ओशनिक वाटर भी रहता है, कॉन्टिनेंट भी। कोई भी प्लेट ऐसी नहीं रहती कि वो एक्सक्लूसिव ओशनिक हो या एक्सक्लूसिव कॉन्टिनेंटल हो, प्लेट पे दोनों रहता है। जैसे इंडियन प्लेट है तो बोलते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, तो बीच में इंडियन ओशन का भी कुछ पोर्शन आ जाता है, हाँ, लेकिन उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट। कॉन्टिनेंटल क्यों बोलते हैं, क्योंकि उस प्लेट के ज़्यादातर पोर्शन पे क्या है, कॉन्टिनेंट है। पैसिफिक प्लेट इज ओशनिक प्लेट, क्यों, क्योंकि ज़्यादातर पोर्शन पे क्या है, ओशनिक वाटर। तो ये चीज़ ध्यान रखना, कोई भी प्लेट उस पर ओशन भी रहता है, कॉन्टिनेंट भी रहता है, लेकिन उसका नाम कॉन्टिनेंटल और ओशनिक क्यों रखते हैं, उस पर जो ज़्यादा चीज़ें रहती है उसके अकॉर्डिंग रखा जाता है। तो लिथोस्फेरिक प्लेट कैरी बोथ कॉन्टिनेंट एंड ओशन फ्लोर। यस, लिथोस्फेयर का मतलब क्या होता है, अपर हार्ड सरफेस अप टू 200 किलोमीटर्स। और लिथोस्फेयर किसके ऊपर फ्लोट करता है, एस्थीनोस्फेयर, दैट इज अपर मेंटल। सेकेंड स्टेटमेंट है लिथोस्फेरिक प्लेट्स आर प्रोन टू मूवमेंट बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। यस, लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करती हैं क्योंकि वो मेंटल के ऊपर फ्लोट कर रही हैं, और मेंटल तो क्या करता है, फ्लो करता है। अगर मेंटल में मैग्मा फ्लो करेगा तो प्लेट भी ऊपर की फ्लो करती है, बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी, दैट इज बोथ 1 and 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, इट इज रिगार्डिंग कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अगेन मैंने बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट।
तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने प्रपोज करी थी? इट इज़ प्रपोज बाय अल्फ्रेड वैगनर। आप सभी लोगों को पता होगा, यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा चीज़ें नहीं दी हुई हैं। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को एक बार मैं जल्दी से आप लोगों को समझा देता हूँ 5 मिनट में। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है वो मैं एक बार देख लेते हैं अपन लोग ब्लैक स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है वो किसने दी थी? अल्फ्रेड वैगनर ने। एंड अल्फ्रेड वैगनर वाज अ क्लाइमेटोलॉजिस्ट। वो कौन था? एक क्लाइमेटोलॉजिस्ट था। क्लाइमेटोलॉजिस्ट किसकी स्टडी करता है? वो क्लाइमेट की स्टडी करता है। और अल्फ्रेड वैगनर जो है वो जानना चाहता था हाउ द माउंटेन्स आर क्रिएटेड, हाउ द माउंटेन्स वर क्रिएटेड, माउंटेन्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, वो जानने के लिए उसने अपनी एक थ्योरी दे दी जिसको क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से सीधे पता चलता है वो क्या बताता है? कॉन्टिनेंट्स आर मूविंग। वो क्या बोलता है? कॉन्टिनेंट्स आर मूविंग। कॉन्टिनेंट्स क्या कर रहे हैं? ड्रिफ्ट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, यही उसकी थ्योरी है। कॉन्टिनेंट्स आर मूविंग, कॉन्टिनेंट्स आर मूविंग ओवर ओशन फ्लोर, ओवर ओशन फ्लोर। वो भाई एक गलत कंसेप्ट यूज कर लेता है। वो क्या बोलता है? कॉन्टिनेंट किसके ऊपर मूव करते हैं? ओशन फ्लोर के ऊपर मूव करते हैं। फिर वो कुछ एविडेंसेस वगैरह भी देता है। मैं एकदम शॉर्ट में आप लोगों को बताते चल रहा हूँ। वो मेनली 4 एविडेंसेस देता है। एक वो बोलता है जिगसॉ पजल। जिगसॉ पजल मतलब भाई वो बोलता है जिगसॉ पजल एक एविडेंस देता है। दूसरा वो बोलता है स्ट्रक्चरल एविडेंस। तीसरा वो बोलता है फॉसिल एविडेंस, है ना। और चौथा वो बोलता है पेलियो क्लाइमेटिक एविडेंस है। तो अब ये चारों एविडेंसेस है, ये आप लोग देख लेना क्या थे, वो मैं बताऊंगा नहीं बार बार। लेकिन वैगनर क्या बताता है? वैगनर बताता है कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट कर रहे हैं। तो वो पहले बताता है कि जो सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स थे ना, वो सारे के सारे कॉन्टिनेंट एक ही कॉन्टिनेंट का पार्ट हुआ करते थे और उनका नाम था पेंजिया। पेंजिया का मतलब क्या होता है? पेन मतलब होता है जर्मन में ऑल, एंड जिया का मतलब होता है लैंड। ऑल द लैंड मास वर वंस पार्ट ऑफ अ सिंगल लैंड मास नेम्ड पेंजिया। और एक बहुत बड़ा ओशन हुआ करता था जिसका नाम था पेंथलाजा। एक ही वाटर बॉडी हुआ करती थी जिसका नाम था पेंथलाजा। फिर क्या हुआ? अराउंड 200 मिलियन ईयर्स एगो ये जो पेंजिया है ये 2 पार्ट में डिवाइड कर गया। ये जो पेंजिया है ये 2 पार्ट में डिवाइड कर गया। जो पेंजिया था वो 2 पार्ट में डिवाइड कर गया। तो जो उसका नदन पार्ट था उसको बोला लॉरेशिया, सदर्न पार्ट को बोला गया गोंडवाना। तो लॉरेशिया इन द नॉर्थ एंड गोंडवाना इन द साउथ। अब जब ब्रेक हुआ होगा तो बीच में पानी आ गया, तो पानी का नाम क्या दिया गया? टेथीस सी। क्या नाम दिया गया? टेथीस सी। इंडिया वॉज पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, ये आपको सब लोगों को पता है। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी अपने आप में 1 घंटे की थ्योरी है। उसके एविडेंसेस में 3 एविडेंसेस को रिजेक्ट कर दिया गया। 4th एविडेंस जो था पेलियो क्लाइमेटिक, उसको आज तक कोई चैलेंज नहीं कर पाया है। वो क्या है वो मैंने क्लास में आप लोगों को बताया हुआ है। ईजी कंसेप्ट है, सारी चीज़ें समझने की है। द एविडेंस इज वॉट एविडेंस इज प्रपोज्ड इन सपोर्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कौन से एविडेंस उसने दिए थे? जिग्स ऑफ इट ऑफ द कोस्ट लाइन ऑन आइदर साइड ऑफ द साउथ अटलांटिक ओशन। यस, उसने बोला था भाई सारी चीज़ें पेंजिया से निकली हैं। पेंजिया 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, लॉरेशिया इन द नॉर्थ, गोंडवाना इन द साउथ। अब जब सारे कॉन्टिनेंट एक ही लैंडमास से टूटे हैं तो अगर उनको अपन पास ले आएंगे तो जुड़ भी जाएंगे। बिल्कुल, अगर कोई चीज़ टूट जाती है, मैं पास लाता हूँ, बिल्कुल फिट हो जाते हैं बराबर। हाँ, तो उसने फिट करके देखा किसको? अफ्रीका को किसके साथ फिट करके देखा? साउथ अमेरिका के साथ। और इनके बीच में क्या है? अटलांटिक ओशन है। आज आ गया अटलांटिक ओशन, तो बिल्कुल जिग्स ऑफ इट ऑफ कोस्ट लाइन ऑन आइदर साइड ऑफ सदर्न अटलांटिक ओशन। यस, अफ्रीका को साउथ अमेरिका के साथ मैच किया। फिर बोल रहा है बेल्ट ऑफ एंशिएंट रॉक्स फ्रॉम ब्राजील कोस्ट मैचेस विद दोज ऑफ वेस्टर्न अफ्रीका। यस, ब्राज़ील में जो रॉक्स है, जो ब्राज़ीलियन प्लेटू पे जो रॉक है, वो माउंट लोमा जो अफ्रीका में उसके साथ मैच करते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल एविडेंस। क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल एविडेंस। स्ट्रक्चरल मतलब रॉक्स वगैरह की स्टडी करना, रॉक्स के स्ट्रक्चर की, उसकी एज की, उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन की। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट हो जाता है, क्लास में अपन लोगों ने समझा है। 3rd स्टेटमेंट बोलता है ऑकरेंस ऑफ रिच प्लेसर डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड इन द घाना कोस्ट एंड एब्सेंस ऑफ एनी सच सोर्स रॉक देयर। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट भी सही है भाई। ये क्या बोलता है? जो घाना कोस्ट है अफ्रीका वगैरह में, वहाँ पर सरफेस पे गोल्ड मिलता है। ऐसे ही साउथ अमेरिका में सरफेस पे गोल्ड मिलता है। अब सरफेस पे गोल्ड कहाँ से आया होगा भाई? उसके पेरेंट रॉक में गोल्ड होना चाहिए, लेकिन पेरेंट रॉक में गोल्ड है ही नहीं, क्योंकि पेरेंट रॉक का गोल्ड कहाँ चला गया? साउथ अमेरिका में, अर्जेंटीना वगैरह में चले गया। क्योंकि एक समय साउथ अमेरिका और अफ्रीका जुड़े हुए थे, आज वो दूर हो गए, तो पेरेंट रॉक चला गया साउथ अमेरिका में और सरफेस रॉक पे क्या रहेगा? गोल्ड रहेगा। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, दैट इज 1, 2 एंड 3। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट स्टेट में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड टू बी मेजर टेक्टोनिक प्लेट। तो मैंने बताया 7 मेजर प्लेट्स हैं, उनके आपको नाम ध्यान रखना है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। पैसिफिक प्लेट, यस इट्स अ मेजर प्लेट। यूरेशियन प्लेट, यस ये भी मेजर प्लेट है। अरेबियन प्लेट, नहीं ये मेजर प्लेट नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? माइनर प्लेट है। अंटार्कटिका प्लेट एंड सराउंडिंग ओशन प्लेट, यस। तो 7 मेजर ओशनिक प्लेट कौन कौन सी है, नाम याद करें। एक तो हो गई पैसिफिक, जो क्वेश्चन में दी हुई है। दूसरी हो गई यूरेशियन। यूरेशियन का मतलब क्या है? यूरोप प्लस एशिया वाली, यूरोप प्लस एशिया वाली प्लेट।
ये भी कॉन्टिनेंटल प्लेट है क्योंकि ज़्यादातर पार्ट में कॉन्टिनेंट है। अटलांटिक प्लेट, ठीक है, फिर अफ्रीकन प्लेट, फिर नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, फिर लास्ट आ जाती है अंटार्कटिक प्लेट। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो 7 मेजर प्लेट्स हैं, उनके नाम मैंने आपको बता दिए। यहाँ पर दिया हुआ मेजर प्लेट्स अटलांटिक, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, पैसिफिक, इंडो ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंड प्लेट, ये चीज़ ध्यान रखना। अफ्रीका, यूरेशिया एंड एडजॉइनिंग ओशियनिक प्लेट्स। माइनर प्लेट्स जो है, माइनर प्लेट्स किस किस के बीच में है, बिटवीन विच 2 मेजर प्लेट्स माइनर प्लेट्स रहती है, वो आपको ध्यान रखना है। ये दिया हुआ है मेजर प्लेट्स, पैसिफिक प्लेट, ये नास्का ये माइनर प्लेट है, साउथ अमेरिकन मेजर है, अफ्रीकन प्लेट मेजर है, यूरेशियन मेजर है, नॉर्थ अमेरिकन मेजर है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अंटार्कटिक मेजर है, और जो माइनर है वो किस किस के बीच में, वो आपको ध्यान रखना है। ये यूरेशियन प्लेट मेजर है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 32। लेकिन इसके पहले मैं एक 2 मिनट का ब्रेक ले लेता हूँ। ठीक है, तो हम लोग वापस रिज्यूम करते हैं। मैंने 2 मिनट का ब्रेक लिया था पानी वगैरह पीने के लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, विच सेज पोल एक्सपीरियंसेस अबाउट 6 months डे एंड 6 months नाइट ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। भाई मैंने पहले ही बताया था अर्थ कैसी है, टिल्टेड है, और अर्थ पे जो सनरेज हैं वो डायरेक्टली नहीं आ पाते। ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। तो नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में क्या होता है, डिफरेंस रहता है। कैसा, जब नॉर्थ पोल की तरफ सन फेस करता है तो साउथ पोल पे 6 महीने तक क्या रहती है, डार्कनेस। क्यों? क्योंकि पोल्स थोड़े से फ्लैट भी हैं और अर्थ टिल्टेड भी है। लेकिन जब साउथ पोल पे लाइट आती है तो नॉर्थ पोल पे डार्कनेस रहती है कितने दिनों के लिए, 6 महीने के लिए। ऐसा ही होता है बिल्कुल। तो वही क्वेश्चन है, इसका कोई डायग्राम मैंने अभी नहीं दिया हुआ, ये दिया हुआ है। ये डायग्राम से हम समझ सकते हैं। देखो अभी सन रेज जो है, सन रेज कहाँ पर आ रही है, ध्यान से देखो। अभी सन रेज कहाँ आ रही है, साउथ पोल पे। तो साउथ पोल पे अगर इमेजिन करो, अगर अर्थ पूरी गोल घूम भी गई ना, तो भी साउथ पोल पे तो लाइट ही रहेगा। क्यों? क्योंकि अभी 6 महीने तक क्या होगा, साउथ पोल पे लाइट रहेगा। क्यों? क्योंकि अभी सनरेज कहाँ डायरेक्टली फॉल कर रही है, तो आप बोलोगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे फॉल कर रही है। और ऑन द अदर एंड नॉर्थ पोल पे 6 महीने का क्या रहेगा, रात रहेगी। 6 महीने यहाँ पर क्या रहेगी, नाइट रहेगी। इसीलिए विंटर के सीजन पे चूंकि नॉर्थ पोल पे रात हो जाती है, तो हम लोगों के दिन क्या हो जाते हैं, यहाँ पे डे कैसे हो जाते हैं, शॉर्ट डे हो जाते हैं और लॉन्ग नाइट्स हो जाती है। इसलिए ठंड भी ज़्यादा पड़ती है। ऑन द अदर एंड ये जो इक्वेटर के नीचे वाला पोर्शन है, जिसको हम सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, यहाँ पे लॉन्गर डे होते हैं, लॉन्गर डेज होते हैं और शॉर्टर नाइट्स होती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स होती है यहाँ पे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। दिया हुआ है, ये लाइन इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से सन दूर है, क्योंकि सन डायरेक्टली कहाँ फॉल कर रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो 6 महीने समर और विंटर का क्या कंसेप्ट है, वो मैं आपको डायग्राम से बता चुका हूँ। अब देखते हैं क्वेश्चन को। पोल एक्सपीरियंसेस अबाउट 6 months डे एंड 6 months नाइट ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो मैं सारी चीज़ें एकदम शॉर्ट में कवर कर रहा हूँ, क्योंकि पूरे क्वेश्चन को, पूरे टॉपिक को समझाने का टाइम नहीं है, क्योंकि 1/3 से ज़्यादा ज्योग्राफी को मैंने कवर किया है एक ही टेस्ट में। तो 1/3 से ज़्यादा ज्योग्राफी एक वीडियो में होना पॉसिबल नहीं है। एक्सियल टिल्ट ऑफ द अर्थ, यस टिल्ट होना जरूरी है, अदरवाइज हमेशा दिन और रात बराबर ही रहने वाले हैं हर जगह पे। या फिर हो सकता है अगर टिल्ट ज़्यादा ही है ना, तो हो सकता है नॉर्थ पोल पे हमेशा रात हो जाए, हमेशा दिन हो जाए। तो इसलिए टिल्ट तो ज़रूरी है अगर डिफरेंस चाहिए दिन और रात के बीच। कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, जिसके कारण विंड में डिफ्लेक्शन आता है। अर्थ जब घूमती है तो घूमने के कारण जो हवा में डिफ्लेक्शन हो जाता है, फोर्स ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ इज कोरियोलिस फोर्स। तो कोरियोलिस फोर्स का दिन और रात से, सीजन से कोई संबंध है, नहीं है। फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। तो देखो जहाँ जहाँ सेकंड है वहाँ एलिमिनेट करूँ, ये चला गया, ये चला गया। अब बच गए 2, क्योंकि 1 तो सही है। रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, रिवॉल्यूशन होना भी जरूरी है, क्योंकि अभी मान लो ये सन है, तो अभी नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल पे अभी क्या है, लाइट ज़्यादा आ रहा है, साउथ पोल दूर है। अब दोनों जगह बराबर आ रहा है। अब साउथ पोल पे ज़्यादा सनलाइट आ रहा है और नॉर्थ पोल पे अंधेरा है। फिर चौथी पोजीशन क्या होगी, यहाँ आ जाएगा। अब फिर नॉर्थ और साउथ पे बराबर, अब फिर नॉर्थ पोल पे ज़्यादा, अब बराबर साउथ पोल पे ज़्यादा लाइट, नॉर्थ पोल पे डार्कनेस, ऐसे ही चलता रहता है। तो रिवॉल्यूशन भी जरूरी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज C 1 and 3। ये डायग्राम था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। विच ऑफ दीज कॉन्टिनेंट्स फॉर्म अ मिरर इमेज एंड जिग्जॉ पजल ऑफ ईच अदर। भाई ये क्वेश्चन है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पे। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में उसने एक एविडेंस दिया था, जिसको बोलते हैं जिग्सॉ पजल, जिग्सॉ पजल बोलते हैं जिसको, ठीक है। जिग्सॉ पजल या फिर कोस्ट लाइन फिट भी बोलते हैं, क्योंकि उसने कोस्ट लाइन को मैच करने की कोशिश करी थी। तो उसने किसको किसके साथ मैच किया था, भाई उसने साउथ अमेरिका को मैच किया था, किसके साथ, अफ्रीका के साथ। इंडिया को मैच किया था किसके साथ, इंडिया वॉज पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, तो इंडिया को मैच किया था ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका के साथ, अंटार्कटिका के साथ।
नॉर्थ अमेरिका, जहां अमेरिका है, उसको किसके साथ मैच किया था उसने? यूरोप के साथ मैच करने की कोशिश करी थी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। साउथ अमेरिका को अफ्रीका, इंडिया को ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका को यूरोप। तो साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका, यस बिल्कुल ये करेक्ट है। यूरोप एंड एशिया, नहीं, यूरोप को किसके साथ मैच किया था उसने? नॉर्थ अमेरिका के साथ। अफ्रीका एंड एशिया, नहीं, अफ्रीका को किसके साथ मैच किया था? साउथ अमेरिका के साथ। और एशिया को किसके साथ मैच किया था उसने? एशिया को किसके साथ मैच किया था? ऑस्ट्रेलिया वगैरह के साथ मैच किया था। नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, नहीं, नॉर्थ अमेरिका को यूरोप के साथ मैच किया था उसने, और साउथ अमेरिका को उसने अफ्रीका के साथ मैच किया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, दैट इज साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका। ये देख सकते हो आप यहाँ पर, ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का एक एविडेंस दिया हुआ है। ये जो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का एक एविडेंस हमारे पास, यहाँ लिख देता हूँ मैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ अल्फ्रेड वैगनर। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का एक एविडेंस दिया हुआ है। किसको किसके साथ मैच किया उसने देख लेते हैं यहाँ पर जल्दी से। साउथ अमेरिका देखो किसके साथ फिट होता दिखाई दे रहा? अफ्रीका के साथ। अंटार्कटिका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के साथ फिट है। ऐसे ही नॉर्थ अमेरिका किसके साथ था? यूरोप के साथ था। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसने एक फॉसिल एविडेंस भी दिया था। उसने बोला था जो छोटी छोटी छिपकलियाँ हैं ना, ये अफ्रीका में भी मिलती है, साउथ अमेरिका में भी। आज अफ्रीका और साउथ अमेरिका के बीच 20,000 किलोमीटर का क्या है? ओशन है, अटलांटिक ओशन है। बट पहले ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे, तो कुछ छिपकलियाँ यहाँ रह गई, कुछ छिपकलियाँ यहाँ आ गई। तो जो लाइफ फॉर्म अफ्रीका में वही की वही लाइफ फॉर्म साउथ अमेरिका में भी देखने को मिल जाती है। और इंडिया पहले किसके साथ जुड़ा हुआ था? अंटार्कटिका। तो इंडिया में हमको क्या देखने को मिलते हैं? ग्लेशियल एविडेंसेस। ग्लेशियल मतलब ग्लेशियर के एविडेंस मिलते हैं, वो भी कहाँ पर? उड़ीसा में। उड़ीसा में आज कभी बर्फबारी हुई? नहीं हुई। अगर बर्फबारी हो भी गई तो भी ग्लेशियर इतनी इजीली नहीं बनता है, पर इंडिया में ग्लेशियल एविडेंस मिलते हैं, मोरेन्स मिलते हैं। क्यों? बिकॉज इंडिया वर वंस पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड विच वॉज नियरर टू द अंटार्कटिका। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगेन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पे, क्योंकि वैगनर का नाम आ गया है। अल्फ्रेड वैगनर ने ये थ्योरी दी थी। क्वेश्चन नंबर 34, वैगनर सजेस्टेड दैट द मूवमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रिफ्टिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट्स वर कॉज्ड बाय। देखो, अल्फ्रेड वैगनर की जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी उसको कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया गया। कब? जब उसने ड्रिफ्टिंग फोर्स बताया। भाई वो बताता था कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट कर रहे हैं, कॉन्टिनेंट्स मूव कर रहे हैं, तो उनके बीच पीछे फोर्स क्या है, कौन सी ताकत है जो कॉन्टिनेंट्स को मूव करा रही, व्हाट वाज द फोर्स बिहाइंड द ड्रिफ्टिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो उसने दो फोर्स की बात करी थी। एक उसने बोला था ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून। क्या बोला था उसने? ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून। इसका मतलब क्या है भाई? उसने बोला था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है सन और मून का, सन भी अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, मून भी लगा रहा है, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कॉन्टिनेंट्स क्या कर रहे हैं? ड्रिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन ये एविडेंस को रिजेक्ट कर दिया गया था। बोला गया था कि अगर ऐसा कोई फोर्स होता तो उसको आज के फोर्स से 10,000 गुना ज़्यादा होना था, तब जाके वो कॉन्टिनेंट्स को मूव करा पाता, इतना फोर्स होता। और अगर इतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होता सन का, तो शायद अर्थ सन में गिर जाती। तो ये तो रिजेक्ट कर दिया गया। दूसरा उसने फोर्स दिया था जिसको बोलते हैं रोटेशन ऑफ अर्थ। रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण वो क्या बोलता है? एक फोर्स लगता है सरफेस पे जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और इसके कारण वो बोलता है कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट कर रहे हैं। और इस फोर्स को भी साइंटिफिक कम्युनिटी ने रिजेक्ट कर दिया गया था। तो पहला वो बोलता है पोल फ्लीइंग। पोल फ्लीइंग मीन्स फोर्स ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। बिल्कुल ये बात सही है। पोल फ्लीइंग इसके लिए एक और वर्ड है। टाइडल फोर्स मीन्स टाइडल पुल ऑफ सन एंड मून। टाइडल पुल ऑफ सन एंड मून, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बोथ 1 और 2। ये दो फोर्स उसने सजेस्ट किए थे। किसने? अल्फ्रेड वैगनर ने, इन सपोर्ट ऑफ हिज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिटी का, क्योंकि 20% क्वेश्चन रिवीजन के मैंने पिछले टेस्ट पॉलिटी से डाले हुए हैं। पॉलिटिकल इक्वलिटी ऑफ सिटीजन्स रिफर्स टू। पॉलिटिकल इक्वलिटी की बात कर रहा है, हम लोगों ने पहले भी देख लिया था। पॉलिटिकल इक्वलिटी कब आएगी? मतलब सभी लोगों में समानता कब आएगी पॉलिटिकली? जब उनको बराबर राइट टू वोट मिले और बराबर इक्वालिटी मिले इन टर्म्स ऑफ पब्लिक अपॉर्चुनिटीज़ या फिर इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस। मतलब गवर्नमेंट में उनको हिस्सा लेने का बराबर वो क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी मिले। सो 1 सिटीजन 1 वोट, यस, पॉलिटिकल इक्वालिटी को इंश्योर करेगा। राइट टू कंटेस्ट पब्लिक ऑफिस विदाउट अनड्यू डिस्क्रिमिनेशन। यस, अनड्यू मतलब अगर कोई जेल में है तो उसको रोक सकते हैं, बट अनड्यू मतलब फिजूल का नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। राइट टू कंटेस्ट पब्लिक ऑफिस, मैं भी प्रेसिडेंट बनूंगा, आप भी प्रेसिडेंट बनोगे, मैं भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता हूं, आप भी बन सकते हो, मैं भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकता हूं, आप भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकते हो। राइट टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। राइट टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, अभी चलो देखते हैं। इक्वल सोशल स्टेटस, ये कोई राइट है क्या? पॉलिटिकल, ये तो सोशल राइट हो सकता है, पॉलिटिकल राइट है क्या? नहीं है। तो आंसर तो हमारा होगा 1 और 2। अब एक बार सी को देख लेते हैं। राइट टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, क्या ऐसा कोई राइट है क्या? राइट टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट कोई राइट है क्या? लोग बोलेंगे आर्टिकल 16 फंडामेंटल राइट्स। अरे वो तो बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन।
इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। वो बोलता है डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, लेकिन कोई राइट टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है क्या? अगर राइट टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होता तो आप सरकार से बोलते हमको भी जॉब दो क्योंकि ये हमारा अधिकार है, तो ऐसा कोई राइट नहीं है। आर्टिकल 16 बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आप भेदभाव नहीं कर सकते एम्प्लॉयमेंट देते टाइम, लेकिन कोई राइट टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट नहीं है ऐसा। तो थर्ड भी रॉन्ग हो जाएगा, फोर्थ भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ तो सोशल राइट के बारे में बात करता है और यहाँ पर हम पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा 1 and 2 ओनली। सो पॉलिटिकल इक्वालिटी मीन्स इक्वल वोटिंग राइट्स, equal eligibility for public offices, one man one vote according to B.R. अम्बेडकर, it is the heart of constitution। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है जो भी अम्बेडकर ने बात बोली है। फिर राइट टू कंटेस्ट एंड राइट टू एम्प्लॉयमेंट आर डिफरेंट। राइट टू कंटेस्ट मतलब टू कंटेस्ट इलेक्शन, एंड राइट टू एम्प्लॉयमेंट ऐसा कोई राइट एग्जिस्ट ही नहीं करता। राइट टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट नो सच राइट इज प्रोवाइडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आ गए इंटीरियर ऑफ अर्थ पे एक क्वेश्चन आ गया, अगेन क्वेश्चन नंबर 36 पे आ गए हम लोग। ओशियनिक क्रस्ट इज, ओशियनिक क्रस्ट मैंने बताया था थिन था, हैवी था, सीमा से बना हुआ था, सबडक्ट करता है, बार बार ऊपर आता है, विल्सन साइकिल होती है, मिड ओशियनिक रिज पे क्रिएशन होता है, सबडक्शन जोन पे डिस्ट्रक्शन होता है। अब ये पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए ओशियनिक क्रस्ट इज लेस डेंस देन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, नहीं ये मोर डेंस होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से, इसलिए वो नीचे है क्योंकि उसके ऊपर पानी का लोड रहता है। थिनर देन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, यस वो थिन होता है 3 to 5 किलोमीटर। रिजल्ट ऑफ इरेप्टेड मेंटल मटेरियल, यस ये भी सही है। पुअर इन मैग्नीशियम, रॉन्ग, क्योंकि वो तो क्या किससे बना हुआ रहता, सीमा से, तो इट इज रिच इन मैग्नीशियम, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा 2 and 3, दैट इज 1 ओनली। ए हो जाएगा, दैट इज 2 and 3 ओनली। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी क्लासिफाइड एज एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। अब आप क्वेश्चन आ गया जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस पे। अब हम एनसीईआरटी के नेक्स्ट चैप्टर पे आ गए, दैट इज लैंडफॉर्म। तो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस क्या होती है? द प्रोसेसेस रिलेटेड टू द क्रिएशन एंड चेंज ऑफ लैंडफॉर्म्स इज जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। वो प्रोसेसेस जो लैंडफॉर्म को बनाती हैं, बिगाड़ती हैं, उनका शेप साइज बदलती है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। जियो मतलब अर्थ एंड मॉर्फिक मीन्स रिलेटेड टू द चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। लैंडफॉर्म मतलब क्या होता है? लैंडफॉर्म से रिलेटेड प्रोसेसेस को ही बोलते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। सो लैंडफॉर्म्स क्या होता है? एनीथिंग दैट यू सी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज लैंडफॉर्म। पहाड़ है, प्लेटू है, नदी है, घाटी है, वैलीज है, सब चीज़ें क्या है? लैंडफॉर्म है। और उनसे रिलेटेड प्रोसेसेस को क्या बोलते हैं? जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। अब ये जो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस है ना, ये दो तरीके की हो सकती है। दो तरीके की कैसी? एक अर्थ के अंदर से लगती है जिनको हम बोलते हैं एंडोजेनिक प्रोसेसेस। क्या बोलते हैं? एंडोजेनिक। और एक अर्थ के बाहर से लगती है जिसको हम बोलते हैं एक्सोजेनिक प्रोसेसेस। एक्सोजेनिक प्रोसेसेस। अब अर्थ के अंदर से कौन सी प्रोसेस लगती हैं? अर्थ के अंदर से वो प्रोसेसेस लगती है जो मेनली किसका काम करती हैं? क्रिएशन का काम करती हैं। किसका काम करती है? क्रिएशन। और जो अर्थ के बाहर से लगती है वो मेनली किसका काम करती हैं? डिस्ट्रक्शन या फिर चेंज का काम करती हैं, उनके फॉर्म को बदल देती हैं। अब अर्थ के अंदर से ऐसी कौन सी प्रोसेस लगती हैं? तो भाई अर्थ के अंदर से किस टाइप से प्रोसेस लगती है? फॉर एग्जाम्पल वॉल्केनिज्म। वॉल्केनिज्म कहाँ से होता है? अर्थ के अंदर से। अर्थक्वेक कहाँ से आता है? अर्थ के अंदर से। माउंटेन्स बनते हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स होता है, तो ओरोजेनी मतलब रिलेटेड टू द क्रिएशन ऑफ माउंटेन कहाँ से लगती है? अर्थ के अंदर से। तो ये सारी एंडोजेनिक प्रोसेसेस है जो क्रिएशन का काम कर रही हैं। एक्सोजेनिक प्रोसेसेस वो जो अर्थ के बाहर से लगती हैं, वो किसके थ्रू लगती हैं? एयर, वाटर, ग्लेशियर, टेम्परेचर। तो ये सब क्या करती है? चेंज का काम। हवा बार बार किसी लैंडफॉर्म से टकराएगी तो उसका क्या करेगी? हाइट को कम कर देगी। किसी पहाड़ से टकराएगी, पहाड़ का क्रिएशन कौन करेगा? एंडोजेनिक प्रोसेस। उसका डिस्ट्रक्शन कौन करेगा? एक्सोजेनिक प्रोसेसेस। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो कौन सी प्रोसेसेस एंडोजेनिक है? एक्सोजेनिक प्रोसेसेस किसके थ्रू लगती हैं? एक्सटर्नल एजेंट्स के थ्रू। तो वेदरिंग, वेदरिंग कैसे होती है? वेदरिंग मतलब किसी भी चीज़ का ऑन साइड टूट जाना। ऑन साइड डिसइंटीग्रेशन इज वेदरिंग। भाई कोई पत्थर था, उसका अपनी जगह पर टूट जाना, तो क्या एंडोजेनिक प्रोसेसेस के कारण हुआ? नहीं। रोज उस पर सनलाइट पड़ी, उस पर पानी गिरा, वो पत्थर चटक गया, हवा चली, पत्थर चटक गया, तो ये तो किसके कारण हुआ? एक्सोजेनिक के कारण हुआ। तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बात किसके बारे में है? एंडोजेनिक के बारे में पूछ रहा। विंड इरोजन एंड डिपोजिशन, विंड तो एक्सटर्नल एजेंट है, तो ये भी गलत हो गया, ये तो बाहर से प्रेशर डालता। डायस्ट्रोफिज्म, डायस्ट्रोफिज्म मतलब होता है स्लो एंडोजेनिक प्रोसेसेस। प्रोसेसेस रिलेटेड टू द क्रिएशन ऑफ माउंटेन्स, फॉर एग्जांपल जिनको ओरोजेनी बोलते हैं। प्रोसेसेस रिलेटेड टू द क्रिएशन ऑफ कॉन्टिनेंट, जिनको एपिरोजेनी बोलते हैं। ये अर्थ के अंदर से लगती हैं और काफ़ी स्लो रहती हैं, जिसको हम बोलते हैं डायस्ट्रोफिज्म। एंडोजेनिक प्रोसेसेस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक को बोलते हैं डायस्ट्रोफिज्म और एक को बोलते हैं सडन। सडन कौन सी हो सकती है? तो सडन होती है अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिज्म। और डायस्ट्रोफिज्म मतलब जो स्लो रहती है उनको बोलते हैं माउंटेन से रिलेटेड, जिसको बोलते हैं ओरोजेनी। ठीक है। और कॉन्टिनेंट से रिलेटेड जिसको रहती है उसको बोलते हैं एपिरोजेनी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है।
ठीक है, स्पीड से कराते चल रहा हूँ। तो डायस्ट्रोफिज्म एंडोजेनिक प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस को बोलते हैं डायस्ट्रोफिज्म, स्लो एंडोजेनिक प्रोसेसेस को बोलते हैं डायस्ट्रोफिज्म। वो दो चीज़ों से रिलेटेड हो सकती है, ओरोजेनी एंड एपिरोजेनी। ओरोजेनी मीन्स ओरो मतलब माउंटेन, जेनी मीन्स क्रिएशन। द प्रोसेसेस रिलेटेड टू द क्रिएशन ऑफ माउंटेन्स इज ओरोजेनिक प्रोसेसेस एंड द प्रोसेसेस रिलेटेड टू क्रिएशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स इज एपिरोजेनिक प्रोसेसेस। तो बिल्कुल वॉल्केनिज्म, यस, ये भी एंडोजेनिक प्रोसेस ही है। क्यों? क्योंकि ये काय में आएगी डायस्ट्रोफिज्म। डायस्ट्रोफिज्म में दो रहती हैं, वॉल्केनिज्म ये तो सडन, सॉरी, डायस्ट्रोफिज्म मतलब होता है स्लो प्रोसेस और एक होती है सडन। सडन में क्या आता है? सडन में दो प्रोसेस होती है, अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिज्म। तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। एंडोजेनिक प्रोसेसेस दो टाइप की हो सकती हैं, स्लो जिसको हम बोलते हैं डायस्ट्रोफिज्म, और सडन जिसको हम बोलते हैं जो स्पीड से हो जाती है, जैसे वॉल्केनिज्म अचानक से आ गया सरफेस पे, अर्थक्वेक अचानक से आ गया, तो ये क्या है? सडन है। तो पर दोनों चाहे स्लो हो या सडन हो, किसका एग्जाम्पल है? एंडोजेनिक का। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 and 4, दैट इज सी ओनली। सी हो जाएगा हमारा 3 and 4 ओनली। तो ये मैंने दिया हुआ है। जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस दो टाइप की हो सकती है, एंडोजेनिक जो कहाँ से लगती है? अर्थ के, जो कहाँ से लगती है? अर्थ के इंटीरियर से लगती हैं। एक्सोजेनिक प्रोसेसेस जो कहाँ से लगती है? अर्थ में एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण लगती है। एंडोजेनिक दो हो सकती है, एक होती है स्लो जिसको हम बोलते हैं डायस्ट्रोफिज्म, एक होती है सडन। स्लो मतलब ओरो मतलब माउंटेन से रिलेटेड प्रोसेस हो सकती है, एपिरो मतलब कॉन्टिनेंट से रिलेटेड प्रोसेस हो सकती है। जो एक्सोजेनिक प्रोसेसेस रहती हैं वो एक्सटर्नल एजेंट्स के थ्रू लगती हैं। एजेंट्स मतलब क्या होते हैं? एयर, वाटर, विंड, ग्लेशियर, सनलाइट, ये सब क्या करती है? बाहर से लगते हैं, जिनको हम बोलते हैं एक्सटर्नल एजेंट्स। इनको हम प्रोसेस ऑफ डेन्यूडेशन भी बोलते हैं। सो डेन्यूडेशन का मतलब होता है इट इंक्लूड्स 4 प्रोसेसेस ऑफ वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। वेदरिंग मतलब मैंने बता दिया ऑन साइट डिसइंटीग्रेशन ऑफ एनीथिंग। भाई कोई भी रॉक है, कोई भी बहुत बड़ा पहाड़ है, एक दिन में वो घिस के छोटा नहीं हो जाएगा, पहले उसकी जगह पर ही टूटेगा। वो रोज उस पर पानी, बर्फ, हवा, धूप पड़ेगी तो वहीं पे टूटेगा। इरोजन का मतलब होता है उसकी जब हाइट कम होना शुरू होगी। अब इरोजन हाइट कब कम होगी? जब वो टूट के उसके पार्टिकल्स दूसरी जगह जाएंगे। सो इरोजन के साथ साथ हमेशा क्या चलेगा? ट्रांसपोर्टेशन। इरोजन का मतलब होता है लोअरिंग इन द लेवल। किसी भी चीज़ का लेवल या फिर उसकी हाइट कब कम होगी? जब उसके साथ ट्रांसपोर्टेशन साइड बाय साइड चलेगा। अब अगर ट्रांसपोर्टेशन होगा तो डिपोजिशन तो होना तय है। तो बिल्कुल, तो ये चारों प्रोसेस जो है वो साथ काम करती है और इन चारों प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? तो प्रोसेस ऑफ डेन्यूडेशन। तो ये चीज़ ध्यान रहेगी। फिर वेदरिंग के भी टाइप्स होते हैं, फिजिकल, केमिकल, इरोजन के भी होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में भी सॉल्टेशन, अलग अलग टाइप के पैटर्न होते हैं, वो लोग हम लोग क्लास में कर चुके हैं। अब आगे चलते हैं। वेदरिंग का मैंने दिया हुआ है, केमिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग क्या होता है ना? आप लोग इसको देख लेना, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 38। अब जो क्वेश्चन नंबर 38 है वो देख लेते हैं क्या बोलता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ ओरोजेनी। ओरोजेनी मैंने बता दिया, द प्रोसेस इज रिलेटेड टू द क्रिएशन ऑफ माउंटेन। द क्रस्ट इज सीवियरली डिफॉर्म्ड इनटू फोल्ड्स एंड थस इट इज कॉल्ड एज माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस। यस भाई, जब ओरोजेनी होती है, जब अर्थ के अंदर से मैग्मा मान लो दो प्लेट्स को पास ला रहा है। अब अगर दो कॉन्टिनेंट्स आपस में टकराएंगे तो क्रस्ट टूट जाएगी और टूट के जब वो टकराएगी तो एक के ऊपर एक चढ़ जाएगी, तो बीच में क्या बन जाएगा? माउंटेन बन जाएगा। और उस टाइप के माउंटेन्स को हम क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे हम फोल्ड माउंटेन्स। क्या बोलेंगे? फोल्ड माउंटेन्स। इसका एग्जाम्पल क्या है? हिमालयास। इसका एग्जाम्पल क्या है? हिमालयास। तो ये प्रोसेस तो बिल्कुल करेक्ट दी हुई है। ड्यू टू एपिरोजेनी द प्रोसेस है रिलेटेड टू द क्रिएशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स, कोई बोलते हैं एपिरोजेनी। देयर में बी सिंपल डिफॉर्मेशन इन द क्रस्ट एंड थस इट इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग प्रोसेस। ये भी करेक्ट दिया हुआ है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 39 को देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदरिंग। अब वेदरिंग के डिफरेंट टाइप्स क्या है वो मैं एक बार बता देता हूँ। वेदरिंग जो है दो टाइप की हो सकती है, केमिकल वेदरिंग एंड फिजिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग में अलग अलग चीज़ें, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन एंड चिलेशन। अब हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? भाई कोई भी रॉक है, फॉर एग्जाम्पल लाइमस्टोन, चूना पत्थर है। भाई मैंने बताया चूना पत्थर भी एक लैंडफॉर्म बनाएगा क्योंकि रॉक है, रॉक भी एक लैंडफॉर्म है। लैंडफॉर्म मतलब एनीथिंग दैट यू सी ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, है ना। अब ये वेदरिंग किसका एग्जांपल है? जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस में, एक्सोजेनिक प्रोसेसेस में, डेन्यूडेशन में आता है एक फर्स्ट प्रोसेस जिसका नाम है वेदरिंग। वेदरिंग दो टाइप की होती है, केमिकल एंड फिजिकल। किसी भी रॉक का फॉर्म हाइड्रेशन के थ्रू बदल जाता है। हाइड्रेशन मतलब अगर लाइमस्टोन में अगर आप वाटर मिला दोगे तो शायद चूना बह जाएगा तो उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा, बिल्कुल, तो उसको हम बोलेंगे केमिकल वेदरिंग। ऑक्सीडेशन, बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑक्सीजन, कुछ चीज़ें रहती हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेती है और उसका फॉर्म बदल जाता है तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। कार्बोनेशन, बहुत सारी चीज़ें रहती है, फॉर एग्जांपल मार्बल का अगर कोई स्ट्रक्चर है, अगर वो वीक कार्बोनिक एसिड के साथ अगर रिएक्ट करेगा, कार्बोनिक एसिड के साथ अगर वो रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? उसका फॉर्म बदल जाएगा, वो घिस जाएगा, वो घुल जाएगा। चिलेशन, चिलेशन का मतलब क्या होता है?
भाई कई बार कुछ रॉक्स में कुछ जगह पर ऐसे ट्रीज होते हैं जिनको हम बोलते हैं कोनीफेरस ट्रीज, मेनली ये बर्फीले एरियो में रहते हैं कोनीफेरस ट्रीज। इनकी रूट्स एक केमिकल सीक्रेट करती है, इनकी जो रूट्स होती हैं वो एक केमिकल सीक्रेट करती हैं। वो केमिकल जो निकालती हैं वो क्या करता है, उस रॉक को ब्रेक करने में हेल्प करता है ताकि रॉक को सॉइल में बनाया जा सके और वो प्लांट वहाँ से मिनरल्स को ले सके, तो उसको बोलते हैं चिलेशन। स्पीड से करते चल रहे हैं। अब फिजिकल वेदरिंग वो होती है जहाँ पर फिजिकल फॉर्म चेंज होता है केवल। फ्रीज एंड थॉ, फ्रीज एंड थॉ का मतलब क्या होता है भाई, कोई रॉक है उसका फॉर्म कैसे चेंज हो जाएगा भाई, रात के समय उसमें जो मॉइस्चर है वो जम जाएगा तो सिकुड़ेगा, वो कॉन्ट्रैक्शन। दिन में पिघलेगा तो एक्सपांशन। अब रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन क्या करेगा, लीड टू क्रैकिंग ऑफ द रॉक और क्रैकिंग ऑफ द स्ट्रक्चर, जिसके कारण उसका फॉर्म बदल जाएगा। दूसरा होता है अनलोडिंग। अनलोडिंग का मतलब क्या है भाई, मान लो कोई सरफेस था उसके ऊपर एक बहुत बड़ा ग्लेशियर रखा हुआ था, अब ग्लेशियर पिघल गया, उस पर से वेट हट गया, तो अब ये जो नीचे वाला जो पत्थर था ये क्या करेगा, एक्सपांड करके ऊपर आएगा, और अगर एक्सपांशन होगा तो शायद उसमें क्रैक्स आ जाएंगे, राइट। तो ये क्या हुआ, वेदरिंग ड्यू टू अनलोडिंग। कोई चीज अनलोड हो गई उसके कारण क्या हो गई, वेदरिंग हो गई। एक्सफोलिएशन, एक्सफोलिएशन का मतलब क्या होता है, एक्सफोलिएशन का मतलब होता है उघड़ना। उघड़ना मतलब एक्सफोलिएशन मतलब होता है कोई भी चीज एक्सफोलिएट हो जाना। फॉर एग्जाम्पल एक रॉक था, इसके ऊपर बहुत सारी सैंड थी, हवा आई सैंड को ले गई, अब ये क्या हो गया, एक्सफोलिएट। अब अगर ये एक्सफोलिएट हो गया तो अब इस पर धूप भी पड़ेगी, पानी भी पड़ेगा, ग्लेशियर का इफेक्ट भी हो सकता है, राइट। तो ये एक्सफोलिएशन हो गया, अब इसके कारण इसमें क्या लगेगी, वेदरिंग। लास्ट होता है शैटरिंग। शैटरिंग का मतलब होता है चटक जाना। भाई कांच जो होता है, ग्लास, वो भी क्या होता है, काइंड ऑफ सैंड, सैंड से ही बना हुआ था ग्लास। किसी भी चीज को अगर वो दिन में गर्म हुई है और अचानक से आप उस पर पानी डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, चटक जाएगा। बचपन में अपन लोग देखते थे लालटेन वगैरह लैंप रहते थे, लाइट जाती थी लैंप जलाते थे और जैसी लाइट बंद होती थी अपन तुरंत, लाइट आ जाती थी तो अपन क्या करते थे, ग्लास को ठंडा करते थे। लेकिन अगर ग्लास को अचानक से पानी में डाल दोगे तो ग्लास क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। चाय के कप में अचानक से आप चाय डाल दोगे गरम गरम, वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसको बोलते हैं शैटरिंग, शैटर हो गया, चकनाचूर हो गया, क्योंकि इतनी जल्दी वो टेम्परेचर ट्रांसफर नहीं कर पाया। तो अगर दिन में कोई रॉक बहुत ज़्यादा धूप से गर्म होता है और अचानक से उस पर पानी गिर जाए तो क्या हो जाएगा, शैटर हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक हो गया मतलब वेदरिंग हो गई, और वेदरिंग का मतलब मैंने फिर बताया, उसका मतलब होता है ऑन साइट डिसइंटीग्रेशन। ऑन साइट मतलब इन सीटू, जहां पर है वहीं के वहीं उसका टूट जाना, इन सीटू या ऑन साइट डिसइंटीग्रेशन इज वेदरिंग। नेक्स्ट चलते हैं, इसका आंसर मैंने बता दिया था। आंसर देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ वेदरिंग। Salts in the pore space of rock undergo rapid repeated hydration and help in rock fracturing. Different type of weathering, yes, ये किसके बारे में बात करता है, salt in the pore space of rock undergo rapid and repeated hydration, मतलब ये केमिकल वेदरिंग के बारे में बात कर रहा है और उसमें भी किसकी बात कर रहा है, हाइड्रेशन की। तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑक्सीडेशन कैन कॉज रॉक ब्रेकडाउन ड्यू टू डिस्टर्बेंस कॉज बाय एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यस, ऑक्सीडेशन का मतलब ही होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के कारण कोई प्रोसेस हो, तो ये भी करेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा सी, दैट इज बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 40 भी वेदरिंग पे दिया हुआ। वेदरिंग ऑफ रॉक कैन बी कॉज्ड बाय सीपेज ऑफ वाटर, यस, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन, अभी समझा हमने, हाइड्रेशन के कारण भी हो जाता है। थर्मल स्ट्रेसेस, यस, थर्मल स्ट्रेसेस के कारण शैटरिंग हो सकता है, ठीक है, शैटरिंग हो सकता है। एक और कौन सा हो सकता है, जल्दी से बताओ, शैटरिंग हो सकता है और एक्सफोलिएशन हो सकता है। प्लांट रूट पेनिट्रेशन, ये केमिकल वेदरिंग में हमने देखा था, क्या हो सकता है, चिलेशन हो सकता है। फ्रॉस्ट एक्शन, मतलब ये क्या हो सकता है, ड्यू टू रिपीटेड फ्रीजिंग एंड थॉइंग, तो फ्रीज एंड थॉ बोल सकते हैं हम इस वाले को। फ्रीज एंड थॉ केमिकल वेदरिंग में आता है, फर्स्ट वाला हमने देखा था फ्रीज एंड थॉ। तो ये चारों हम लोगों ने देखे थे, देख लो यहाँ पर ये दिया हुआ है फ्रीज एंड थॉ फर्स्ट वाला। एक हमने देखा अनलोडिंग, एक्सफोलिएशन, और यहाँ पर चिलेशन की भी बात हुई थी, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, चारों ही सही है हमारे, तो आंसर हो जाएगा डी, दैट इज 1, 2, 3 and 4। वेदरिंग ऑफ रॉक कैन बी कॉज बाय ऑल ऑफ दीज, क्योंकि दो टाइप की वेदरिंग होती है, फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग में फिर 4 होती है, हम लोगों ने देख ली। केमिकल वेदरिंग में भी 4 होती है, जिसमें एक हमारा था चिलेशन। चिलेशन मतलब रूट्स वगैरह कुछ केमिकल सीक्रेट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 सेज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेलिएंट फीचर ऑफ फोल्ड माउंटेन्स। अब माउंटेन्स के बारे में बात कर रही है। माउंटेन्स हम लोगों को पता है कितने टाइप के होते हैं, माउंटेन्स 2 टाइप के होते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग फोल्ड माउंटेन और एक को हम बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन। 2 टाइप के माउंटेन होते हैं, फोल्ड माउंटेन और ब्लॉक माउंटेन। फोल्ड माउंटेन क्या होते हैं, जो बिकॉज ऑफ कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री के कारण बनते हैं। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री मतलब किसी भी 2 चीज़ के कारण, टकराने के कारण बनते हैं। या तो ओशनिक क्रस्ट टकरा गया कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में, तो जब ओशनिक क्रस्ट टकराएगा तो ओशनिक क्रस्ट नीचे जाएगा, लेकिन उसका जो सेडिमेंट्स है वो यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे। और माउंटेन क्या होता है, एनी एलिवेशन इज माउंटेन। माउंटेन का मतलब क्या होता है, एनी एलिवेशन। एनी एलिवेशन को हम क्या बोलते हैं, किसी भी ऊंची चीज को हम क्या बोलते हैं, माउंटेन। एनी एलिवेशन इज माउंटेन। एनीथिंग
दैट इज मोर देन 1000 मीटर इज माउंटेन। बट जनरली जो भी चीज़ें 1000 मीटर से ज़्यादा ऊंची होती है उसको हम क्या बोलते हैं, माउंटेन। तो फर्क नहीं पड़ता गोल है, कोनिकल है, कैसा भी, अगर 1000 मीटर से ज़्यादा ऊंचा है तो क्या बन जाएगा, माउंटेन। माउंटेन दो टाइप से बन सकता है, दो चीज़ों के टकराने से। अगर भाई इंडिया टकराया एशिया से तो बीच में क्या बन गया, फोल्ड माउंटेन इन द फॉर्म ऑफ हिमालयाज। एक माउंटेन होता है ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं। भाई मान लो ये ऐसा था, ये क्रस्ट थी, अचानक से क्या हुआ, ये वाला पोर्शन नीचे खिसक गया, तो अब जो आदमी यहाँ खड़ा है उसको ये ऊंचाई पे दिखाई देगा तो क्या बोलेगा, ये माउंटेन है। तो इस माउंटेन को क्या बोलेंगे, ब्लॉक माउंटेन। तो फोल्ड माउंटेन होते हैं जो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री से बनते हैं। अब कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में कौन टकरा सकता है, या तो कॉन्टिनेंट टकरा सकते हैं, ओशनिक कॉन्टिनेंट भी टकरा सकते हैं। ब्लॉक माउंटेन में क्या हो रहा है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। क्या होता है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और जो पोर्शन ऊपर जाता है उसको हम बोलते हैं हॉर्स्ट, और हॉर्स्ट ही क्या बनाता है, माउंटेन। हॉर्स्ट क्या बनाता है, माउंटेन। और जो पोर्शन नीचे जाता है उसको हम बोलते हैं ग्रेबन, और ग्रेबन क्या बना देती है, उसको हम बोलते हैं वैली। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ग्रेबन मतलब होता है वैली, यहाँ लिख देता हूँ मैं, वैली। अब देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेलिएंट फीचर ऑफ फोल्ड माउंटेन। अभी तो सिर्फ फोल्ड माउंटेन के बारे में बात कर रहा है। दे आर लीस्ट लाइकली टू हैव कोनिकल पीक्स। अरे भाई फोल्ड माउंटेन्स में ज़्यादातर कोनिकल पीक्स होते हैं और दे सम ऑफ द हाईएस्ट भी होते हैं। फोल्ड माउंटेन्स भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं यंग और एक होते हैं ओल्ड। अब जो यंग फोल्ड माउंटेन रहते हैं ना, सबसे ऊंचे रहते हैं और उनकी पीक्स कैसी रहती है, कोनिकल। फॉर एग्जांपल माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, K2, कंचनजंगा, ये सब क्या है, फोल्ड माउंटेन्स हैं। हिमालयाज में यंग फोल्ड माउंटेन्स है। दे आर लीस्ट लाइकली नहीं, दे आर मोस्ट लाइकली टू हैव कोनिकल पीक्स। तो ये गलत हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ 1 है मैं हटा देता हूँ, 1 चले गए। इसका मतलब 3 भी गलत ही है, क्योंकि स्टेटमेंट में या तो नन ऑफ दीज है या 2 ओनली है। पर भी देख लेते हैं। दे आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरियाज आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली। अरे डिस्प्लेस्ड वर्टिकली तो कौन सा माउंटेन बनाएंगे, ब्लॉक माउंटेन बनाएंगे। ब्लॉक माउंटेन्स कब बनते हैं, भाई ये कॉन्टिनेंट था, अचानक से ये पोर्शन नीचे खिसक गया, तो अब जो आदमी यहाँ खड़ा है उसको ये माउंटेन जैसा दिखेगा, क्योंकि एलिवेशन है, मोर देन 1000 मीटर है, तो बोलेगा माउंटेन है। जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको बोलेंगे हॉर्स्ट और नीचे वाले को बोलेंगे ग्रेबन। तो ये सेकंड स्टेटमेंट किसके बारे में बात कर रहा है, ब्लॉक माउंटेन। तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में फोल्ड माउंटेन्स पूछा है। थर्ड तो गलत हो गई, क्योंकि कहीं पर भी थर्ड अकेला नहीं दिया हुआ है। तो आंसर तो हमारा आ गया है डी, नन ऑफ द अबव। बट फिर भी थर्ड को पढ़ते हैं। दे मस्ट बी एसोसिएटेड विद वॉल्केनिज्म आइदर फ्रॉम द माउंटेन कोर और इट्स विसिनिटी। नहीं, वहाँ पर क्या जरूरी है, कन्वर्जेंस जरूरी है। कन्वर्जेंस जरूरी है कोई भी प्लेट्स का, कन्वर्जेंस ऑफ प्लेट इज नेसेसरी, चाहे वो ओशनिक कॉन्टिनेंटल हो या कॉन्टिनेंटल हो। वॉल्केनिज्म से ज़रूरी नहीं है कि फोल्ड माउंटेन बनेगा या नहीं बनेगा। ये चीज़ ध्यान रखना है। यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन करा है, माउंटेन दो टाइप के होते हैं, ब्लॉक माउंटेन, फोल्ड माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन जब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता है उसके कारण जो माउंटेन बनते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्लॉक माउंटेन। फोल्ड माउंटेन दो होते हैं, मैंने बताया, यंग फोल्ड माउंटेन लाइक हिमालयास, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, इनके राउंडेड पीक्स रहते हैं, ये बात ध्यान रखना है। यंग के तो कोनिकल रहते हैं, यंग के कोनिकल पीक्स रहते हैं, और ओल्ड के राउंडेड रहते हैं, क्योंकि बहुत पुराने हो गए, बहुत इरोडेड हो गए। इसके एग्जाम्पल क्या रहते हैं, अरावलीज। इनकी हाइट भी बहुत कम रहती है क्योंकि बहुत पुराने, अब इरोजन बहुत ज़्यादा हो चुका है। ब्लॉक माउंटेन कैसे बनते हैं, फाउंड बिकॉज ऑफ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। जो नीचे जाता है, जो वैली बनाता है उसको बोलते हैं ग्रेबन, जो माउंटेन बनाता है उसको बोलते हैं हॉर्स्ट। और ये पहले नॉर्मल सरफेस था। डाउनवर्ड पार्ट को क्या बोलते हैं, ग्रेबन। अपलिफ्टेड पार्ट को बोलते हैं हॉर्स्ट, मैंने बता दिया। फोल्ड माउंटेन क्यों बनते हैं, बिकॉज ऑफ सीसी कोलिजन, एग्जाम्पल इज हिमालयाज। ओसी कोलिजन से भी बन सकते हैं, जैसे जिसको बोलते हैं हम ट्रांस हिमालयाज। तो ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर लिखी नहीं है, ट्रांस हिमालयाज ओसी कोलिजन से बने हुए हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना। वॉल्केनिज्म मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, ये चीज़ ध्यान रखना है। वॉल्केनिज्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्लास में हमने काफ़ी डिटेल में किया था जब हमने हिमालयाज और ट्रांस हिमालयाज के बीच डिफरेंस पढ़ा था। ट्रांस हिमालयाज में 3 रेंज थी, काराकोरम, जस्कर और लद्दाख, और हिमालयाज में भी 3 रेंज थी, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक्स। तो हम दोनों में बहुत अच्छे से डिफरेंस किया था, और हमने ये भी बताया था शिवालिक्स आर नॉट द ट्रू माउंटेन्स। शिवालिक्स तो क्या है, फ्लूवियल ओरिजिन के थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। क्रीसेंट शेप ऑक्सबो लेक्स फॉर्म इन द रिवर वैली आर मेनली रिजल्ट ऑफ। भाई ऑक्सबो लेक्स कब बनती है, देखो भाई पहले नॉर्मली रिवर कैसे फ्लो करती है, ऐसे फ्लो करती रहती है, राइट, ये रिवर फ्लो कर रही है। बट बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स मतलब फोर्स ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, रिवर फिर धीरे से ऐसी मुड़ जाएगी। क्यों, क्योंकि पानी में डिफ्लेक्शन हो जाएगा, तो बिल्कुल रिवर ऐसी मुड़ गई। अब जिस पॉइंट पे यहाँ पर जहाँ पर इरोजन स्टार्ट होता है वहाँ पर फिर और इरोजन बढ़ते ही जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेज में रिवर कैसी हो जाएगी, ऐसी बहना शुरू हो जाएगी, राइट, ऐसी बहने लग जाएगी रिवर, ऐसी होती जाएगी। फिर एक समय एक स्टेज आएगी जब रिवर कैसी हो जाएगी, ऐसे फ्लो करने लग गई अब रिवर, राइट।
और फिर एक स्टेज आएगी कि जब ये रिवर सीधी निकल जाएगी वापस और यहाँ पर एक लेक छोड़ जाएगी, और इसी लेक को हम क्या बोलेंगे, इसी लेक को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सबो लेक। क्या बोलेंगे, ऑक्सबो लेक। और ये रिवर हमारी वापस सीधी निकल गई। तो ये स्टेज रिवर कब बनाती है, जब रिवर अपनी मैच्योर स्टेज में रहती है। जब रिवर मैच्योर स्टेज में रहती है ना, तो इस टाइप की ऑक्सबो लेक बनाती है। जब सॉफ्ट रॉक्स में बहती है रिवर, तब ऑक्सबो लेक्स बनाती है। हार्ड रॉक्स को इतनी ईजिली इरोड नहीं कर पाती है। सो क्रीसेंट शेप मतलब चांद के जैसी ऑक्सबो लेक्स फॉर्म इन द रिवर वैली, मेनली रिजल्ट ऑफ, किसका रिजल्ट है, टेक्टोनिक मूवमेंट नहीं है, तो रिवर से बन रही, ग्लेशियल डिपोजिशन नहीं, मिएंडरिंग ऑफ रिवर। ये जो रिवर ऐसी गोल गोल घूम रही है ना, इसको क्या बोलते हैं, मिएंडरिंग ऑफ रिवर, एंड रिवर डिपोजिशन। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। ये तो बहुत ही ईजी था। पहले रिवर ऐसे मूव करेगी, फिर सेकेंड स्टेज में ऐसे, और ये जो पॉइंट रहता है जहाँ पर इरोजन स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं क्लिफ। क्या बोलते हैं, क्लिफ। फिर ये रिवर मिएंडर कर रही है और बाद में ऑक्सबो लेक बन जाएगी। ये देखो यहाँ पर ये दिया भी हुआ है एग्जाम्पल। मैं हट जाता हूँ थोड़ा सा, अभी दिखाई दे गया होगा सब लोगों को। हाँ, ऑक्सबो लेक क्या है, ये देखो, यू शेप्ड लेक दैट फॉर्म्स व्हेन अ मिएंडर इज कट ऑफ फ्रॉम अ रिवर। तो यहाँ पर ये येलो एरो आप लोगों को दिखा भी रहा है, यहाँ पर ये जो येलो एरो है, ये लेक बन गई है ऑक्सबो लेक, और बाद में ये भी बन जाएगी, यहाँ पर सीधा कनेक्ट हो जाएगा और ये भी क्या बन जाएगी, एक ऑक्सबो लेक। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 43 पर आते हैं। फैक्टर्स दैट हेल्प इन द इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म ऑन अर्थ इंक्लूड, फैक्टर्स दैट हेल्प इन द इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म्स इंक्लूड, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 43, फैक्टर्स दैट हेल्प इन द इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म ऑन अर्थ इंक्लूड मूवमेंट ऑफ मैग्मा विद इन द अर्थ। यस, एंडोजेनिक प्रोसेसेस में मूवमेंट ऑफ मैग्मा आ जाएगा। ये इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म में हेल्प करता है, बिल्कुल। मैग्मा मूव करता है जिसके कारण मिड ओशियनिक रीज बनती है। वॉल्केनिज्म हो सकता है जिसके कारण माउंटेन बन सकता है, और माउंटेन इज अ लैंडफॉर्म, बिल्कुल। ग्रोथ एंड डीके ऑफ वेजिटेशन, क्या इसके कारण भी लैंडफॉर्म बन सकता है? हाँ, बिल्कुल बन सकता है। चेंज हो सकता है लैंडफॉर्म का, इवोल्यूशन हो सकता है नए प्रकार के लैंडफॉर्म का। देखो, माउंटेन का बनना, उसका कट जाना, अगर माउंटेन कट गया तो भी एक नया लैंडफॉर्म बन गया, प्लेन्स बन जाएंगे, राइट। तो डीके एंड ग्रोथ से भी क्या होगा, नया टाइप का लैंडफॉर्म बन जाएगा। इरोजन एंड डिपोजिशन, यस, ये भी चेंज करते हैं लैंडफॉर्म को। फ्रॉस्ट एक्शन एंड ग्लेशियल मूवमेंट, यस, ये भी मोरेन्स वगैरह बनाते हैं। क्या होता है वो एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 7 में दिया हुआ है। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी, दैट इज 1, 2, 3 एंड 4। एलुवियल फैंस आर फॉर्म्ड व्हेन। अब ये एलुवियल फैंस क्या होते हैं, ये सीधा डायग्राम से देख लो, समझ में आ जाएगा। जो रिवर है भाई, यहाँ से बीच में से क्या निकल रही होगी, यहाँ पे कहीं से रिवर निकल रही होगी। अब ये सॉफ्ट रॉक्स हैं या हार्ड रॉक्स भी हो सकते हैं, सॉफ्ट या हार्ड जैसे भी हो। अब चूंकि रिवर उतरेगी डायरेक्टली इतनी स्पीड से, तो अपने साथ क्या लाएगी, बहुत सारे सेडिमेंट्स लाएगी, राइट। सेडिमेंट्स लाएगी वो, और सेडिमेंट्स को जस्ट इस पहाड़ के नीचे ही वो क्या कर देगी, यहाँ पर डंप कर देगी। यहाँ पे क्या कर देगी, डंप कर देगी। तो ये जो नीचे आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये जो इस शेप में ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको, इसी को हम क्या बोलते हैं, ये जो स्ट्रक्चर आपका ये बन गया, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, एलुवियल फैन। क्या बोलते हैं, एलुवियल फैंस। तो ये कहाँ बनता है, अब आपको समझ में आ गया। एलुवियल फैन इज अ ट्रायंगुलर शेप डिपॉजिट ऑफ ग्रेवल, सैंड एंड इवन स्मॉलर पीसेज ऑफ सेडिमेंट सच एज सिल्ट। द सेडिमेंट इज कॉल्ड एलुवियम। क्यों, क्योंकि कोई भी सेडिमेंट जो रिवर लाती है उसको हम क्या बोलते हैं, एलुवियम। तो जो सॉइल, एलुवियल सॉइल क्या होती है, एलुवियल सॉइल क्या होती है, जो रिवर डिपॉजिट करते हैं। क्यों, क्योंकि जो भी सेडिमेंट्स रिवर लाती है उसको हम बोलते हैं एलुवियल, और सॉइल बनाएगी तो बोलेंगे एलुवियल सॉइल। एलुवियल फैंस आर यूजुअली क्रिएटेड as flowing water interacts with mountains, hills or steep walls of the canyon. So alluvial fans are formed when stream flowing from higher level breaks into foot slope of plane of low gradient. Yes, तभी तो alluvial फैंस बनते हैं जब स्ट्रीम बहुत ऊंची स्पीड से आती है और अचानक से स्लोप पे आ जाती है। रिवर डज नॉट कैरी मच लोड, अरे रिवर को लोड तो लाना ही पड़ेगा, लोड नहीं रहेगा तो फिर एलुवियल फैंस नहीं बनेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। रिवर इज नियरिंग द सी, जरूरी नहीं है ये वाला क्या एलुवियल फैंस सी के पास बन रहा है, नहीं, प्लेन्स पे बन रहा है, पहाड़ों के नीचे, तो बिल्कुल ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ए, दैट इज 1 ओनली। ये समझ में आया, ईजी था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है, देखते हैं 45 क्या बोल रहा है। विद रेफरेंस टू लोएस्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट कैन बी क्रिएटेड बाय विंड एज वेल एज मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहले लोएस्ट क्या होते हैं एक बार डायग्राम में ही देख लो। लोएस्ट क्या बोलते हैं, ये विंड जो ये सॉफ्ट सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करती है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, लोएस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोएस्ट। पर ये ना कई बार ग्लेशियर भी कर देता है। जैसे ग्लेशियर कैसे करता है भाई, लोएस्ट को डिपॉजिट, देखते हैं ये जो सेडिमेंट्स डिपॉजिट होगा। भाई मान लो ग्लेशियर है, अब ग्लेशियर ने मान लो इस साइड मूवमेंट किया, तो यहाँ पर जो भी मिट्टी थी वो इसको क्या करेगा, ऐसे उठा देगा, ये ऐसा उठा देगा बिल्कुल, तो ऐसी बॉर्डर टाइप बना देगा, और उसको हम बोलते हैं मोरेन्स। क्या बोलते हैं, मोरेन्स, ग्लेशियल मोरेन्स बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, मोरेन्स। तो ग्लेशियर भी बना देता है इस टाइप के लोएस्ट,
विंड भी बना देती है, जैसे सॉफ्ट ये क्या बना दिया उसने, लोएस का एक एग्जांपल और देखो, यहाँ पर डायग्राम मैंने दिया हुआ है, ये जो आपको ये टीला दिख रहा है ये क्या है, लोएस है, ये क्या है, लोएस है, टीला क्या है, लोएस है। इसको किसने बनाया होगा, ऑब्वियसली विंड ने बनाया होगा, इतना प्रॉपर शेप में, क्योंकि कट वट कर दिया है, सॉफ्ट सेडिमेंट्स थे। ग्लेशियर भी ऐसा बना सकता है, तो ग्लेशियर भी बना सकता है लोएस को, विंड भी बना सकती है। तो लोएस किस से बन सकते हैं, दो चीज़ों से बन सकते हैं, विंड एज वेल एज ग्लेशियर। सो इट कैन बी क्रिएटेड बाय विंड एज वेल एज द मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर। बिल्कुल, ग्लेशियर से जो लोएस बनते हैं उसको हम बोलते हैं मोरेन्स। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इट मोस्टली टेंड टू एक्यूमुलेट एट द एज ऑफ द कोस्ट। वो कहाँ पर होते हैं, एज ऑफ द कोस्ट। मोस्टली एज ऑफ द कोस्ट पे होते हैं क्या, नहीं, वो कहीं पर भी एक्यूमुलेट हो सकते हैं भाई, जमीन के अंदर भी हो सकते हैं। इवन चंबल रीजन ग्वालियर के पास भी है, चंबल नदी ने भी बना दिए, चंबल नदी में नहीं, सॉरी, वहाँ पर भी क्या है, सॉफ्ट सेडिमेंट्स थे, तो वहाँ पर भी विंड ने बना दिए। तो मोस्टली तो गलत हो जाएगा, क्योंकि विंड बनाती है और ग्लेशियर, तो ग्लेशियर तो ज़रूरी नहीं है ना कि कोस्ट पर रहें, ग्लेशियर कहीं भी हो सकते हैं, विंड भी अपना एक्शन कहीं भी दिखा सकती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है। इट इज डिवॉइड ऑफ मिनरल डिपॉजिट। अब देखो कितना गलत स्टेटमेंट है, मिनरल नहीं होंगे, अरे भाई हर चीज़ तो मिनरल से बनी है, रॉक्स किससे बने हुए हैं, मिनरल से तो बने हुए हैं, तो थर्ड तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो देखो वन करेक्ट है एंड सेकंड एंड थर्ड गलत है, सेकंड है यहाँ पे, सेकंड है यहाँ पे, सेकंड थर्ड है यहाँ पे, गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आ ही चुका है ए, बट फिर भी फोर्थ को पढ़ देते हैं। इट इज़ द फास्टेस्ट इरोडिंग सॉइल डिपॉजिट अमंग ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल। अरे यहाँ पे इरोजन नहीं हो रहा है यार, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। डिपोजिशन के कारण क्या बन रहा है, लोएस बन रहा है। लोएस क्यों बनता है, डिपोजिशन के कारण। और लोएस क्या होते हैं, बुक में नहीं जाना है, सीधे मैंने डायग्राम बना दिया। लोएस क्या होते हैं, एओलियन, एओलियन मतलब विंड सेडिमेंट्स फॉर्म बाय एक्यूमुलेशन ऑफ विंड ब्लोन सिल्ट। तो एओलियन मतलब रिलेटेड टू विंड, मोस्टली क्रिएटेड बाय विंड बट कैन ऑल्सो बी फॉर्म्ड बाय ग्लेशियर इन द फॉर्म ऑफ मोरेन्स। ग्राइंड रॉक्स टू फॉर्म फाइन पाउडर, सेडिमेंट्स बिकम लोएस। फुल मिनरल्स आर फाउंड एंड वेरी फर्टाइल। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। मिएंडर्स आर मोस्ट लाइकली टू बी फॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ रिवर। मतलब रिवर ऐसे मिएंडर कब करना शुरू करती है। देखो भाई, रिवर की 3 स्टेज रहती है। एक स्टेज रहती है जिसको हम बोलते हैं जब वो माउंटेन्स पे से आती है। जब वो माउंटेन्स पे से आती है तो रिवर के पास ज़्यादा चॉइस नहीं रहती है, वो सिर्फ स्लोप को फॉलो करती है, राइट, स्लोप को फॉलो करती है। लेकिन जब वो प्लेन्स में एंटर कर जाती है, लेकिन जब वो प्लेन एरिया में आ जाती है जहाँ पर सॉफ्ट रॉक्स रहते हैं, जहाँ पर सॉफ्ट रॉक रहते हैं, तो फिर रिवर क्या करती है, कट करती है और ऐसे ऐसे घूम घूम के जाती है। ऐसे ही जाती है रिवर बिल्कुल। कई जगह ऑक्सबो लेक्स वगैरह भी वो फॉर्म कर देती है। तो ये कौन सी स्टेज रहती है, उसकी मैच्योर स्टेज रहती है। कहाँ पर रहती है, मैच्योर स्टेज। और ओल्ड स्टेज मतलब जब वो समंदर के एकदम पास पहुँच जाती है तो फिर तो वो क्या बनाना शुरू कर देती है, डेल्टा फॉर्म कर देती है। तो मिएंडर्स आर मोस्ट लाइकली टू फॉर्म एट मैच्योर स्टेज। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यंग स्टेज पे नहीं बनाएगी, ओल्ड स्टेज में तो डेल्टा बनाएगी, ठीक है। अब फोर्थ दिया, दे आर इक्वली लाइकली टू बी फॉर्म्ड इन ऑल द 3 स्टेज। देखिए इक्वली के कारण ये स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि एक नदी है जिसका नाम है झेलम, कहाँ से बहती है, श्रीनगर से। तो श्रीनगर में झेलम अपनी यंग स्टेज में भी मिएंडर करती है। याद रखना, झेलम रिवर अपनी यंग स्टेज में भी मिएंडर करती है, कहाँ पर, श्रीनगर में। तो वो एक एक्सेप्शन है। ओल्ड स्टेज में भी कर सकती है रिवर, कब, जब अचानक से समंदर की गहराई और नीचे चले जाए तो रिवर का रेजुविनेशन हो जाएगा, उसकी एज और बढ़ जाएगी, तो शायद तब भी कर ले। लेकिन बोल रहे हैं दे आर इक्वली लाइकली, इक्वली नहीं, एक्सेप्शन है कुछ। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी, दैट इज मैच्योर स्टेज। तो याद रखना है, स्टेजेस ऑफ रिवर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 3 ऑफ इंडिया फिजिकल एनवायरमेंट, क्लास 11th की है। 2 बुक्स हैं, इंडिया फिजिकल एनवायरमेंट एंड फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। तो चैप्टर नंबर 3 है ड्रेनेज सिस्टम, वहाँ पर ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी में भी दिया हुआ है ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, तो वहाँ से भी आप देख लेना। 3 स्टेजेस होती है, यंग, मैच्योर एंड ओल्ड। यंग स्टेज मतलब जब रिवर सीधे पहाड़ से नीचे आती है तो वो आजू बाजू नहीं फैल पाती, क्योंकि 2 पहाड़ों के बीच में बहती है, तो वर्टिकल इरोजन करती, गहराई बढ़ाती है, सो वैली को डीपनिंग करती है। वो रैपिड्स मतलब झरने वगैरह बनाती है, क्योंकि स्पीड से पहाड़ से नीचे आती है। मैच्योर स्टेज में लेटरल इरोजन, लेटरल इरोजन मतलब अब वो वर्टिकल इरोजन ना करके वो क्या करती है, बैंक्स को चौड़ा करती, चौड़ाई बढ़ाती है, तो जिसको बोलते हैं वैली वाइडनिंग। मिएंडर करती है, ऐसी गोल गोल घूमती हुई चलती है, जिसके कारण ऑक्सबो लेक्स वगैरह भी फॉर्म हो जाती हैं। ओल्ड स्टेज में उसकी स्पीड काफ़ी कम हो जाती है, क्यों, क्योंकि नियर टू द सी लेवल आ जाती है, सी के एकदम पास आ जाती है, उसकी स्पीड खत्म हो जाती है। अब जब रिवर के वाटर की स्पीड कम हो जाएगी तो अपने साथ सेडिमेंट्स को आगे नहीं ले जा पाएगी, सेडिमेंट्स को वहीं डंप करना स्टार्ट कर देगी, जिसके कारण वो कई पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। तो वो किसका फॉर्मेशन कर देती है, डेल्टा फॉर्मेशन स्टार्ट कर देती है। सो फॉर्म्स डेल्टा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, बस 50 तक करेंगे आज, उसके बाद रोक देंगे। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट ग्लेशियर। ग्लेशियर के बारे में स्टेटमेंट पूछे। ग्लेशियल रिट्रीट कैन रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ लेक्स। जब ग्लेशियर वापस जाते हैं तो क्या लेक्स बन जाती हैं, हाँ,
भाई कहीं पर ग्लेशियर था, मान लो ये ग्लेशियर रखा हुआ था सरफेस के ऊपर, अगर ये पिघल गया मतलब रिट्रीट हो गया, चला गया, पीछे जाना मतलब ऐसा नहीं कि पहाड़ चढ़ गया, नहीं, पिघल गया, खत्म हो गया, तो हो सकता है ग्लेशियर जब पिघला हो तो उसके पिघलने से वहाँ पे लेक बन जाए पानी के कारण, बिल्कुल। सो ग्लेशियल रिट्रीट कैन रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ लेक, यस, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड देख लेते हैं, मटेरियल डिपॉजिटेड बाय रिट्रीटिंग ग्लेशियर रिजल्ट इन ग्लेशियल मोरेन्स। बिल्कुल मैंने बताया था कि जब ग्लेशियर मूव करता है, रिट्रीट करता है, भाई अगर ग्लेशियर है सरफेस के ऊपर मूव करेगा तो वो क्या करेगा, आगे की जो मिट्टी है उसको खरोच मारेगा और वही मिट्टी उसको रोकने का भी काम करेगी, तो आगे एक लोएस्ट टाइप बना देगा जिसको हम बोलते हैं मोरेन्स। हमने पिछले डायग्राम में देखा भी था, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, दैट इज बोथ 1 and 2। देख लेते हैं, पहले ये 1977 का पिक्चर देखो आप लोग, ग्लेशियल रिट्रीट कैसे हुआ। पहले यहाँ पर 1977 में ये ग्लेशियर हुआ करता था, राइट, ग्लेशियर मतलब बर्फ का, फिर क्या हुआ, पिघल गया तो क्या बन गई, लेक बन गई। और जब ग्लेशियर मूव करता, ग्लेशियर जब मूव करते तो ये क्या बनते हैं, ग्लेशियल मोरेन्स, ये क्या बन गई हैं, तो हम लोग इनको बोलेंगे मोरेन्स। यहाँ पर मैंने डायग्राम दे दिया, ये भी मोरेन्स बनी हुई है, ये भी मोरेन्स बनी हुई है, ये भी मोरेन्स बनी हुई है, तो ये ध्यान रखना, ये रेड एरो से बताया गया। अ ग्लेशियल रिट्रीट्स व्हेन इट इज टर्मिनस डज नॉट एक्सटेंड, अब ये सब क्या दिया हुआ, पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने बता दिया है क्या होता है। तो ग्लेशियल रिट्रीट कैन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ लेक, यहाँ पर डायग्राम में क्लियर है, 2006 में लेक बन गई है। और जब ग्लेशियर मूव करता है तो अपने आगे सेडिमेंट्स इकट्ठे कर देता है, खरोच मार मार के स्क्रैप कर देता है छोटे मोटे रॉक्स को, उसी को हम क्या बोलते हैं, मोरेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोलता है, डेल्टा फॉर्मेशन विल बी ग्रेटली हिंडर्ड इफ, डेल्टा फॉर्मेशन कब नहीं होगा या काफ़ी छेड़ जाएगा, कब, व्हेन द बेड एंड बैंक इरोजन इज वेरी लो इन द अपर रीचेस ऑफ द रिवर। बिल्कुल सही भाई, डेल्टा कब बनता है, देखो डेल्टा कब बनता बताता हूँ भाई, जब रिवर समंदर के पास आने वाली रहती है, अब उसकी स्पीड काफ़ी कम हो जाती है, अब उसमें जो भी सेडिमेंट्स है ना वो उसको वहीं बीच में इकट्ठा करने लग जाती है, क्योंकि अब वो आगे नहीं ले जा पाती, तो रिवर 2 पार्ट में डिवाइड हो गई है ना। अब ये पोर्शन में पानी नहीं जा रहा है तो यहाँ पे ज़मीन बन जाएगी, क्योंकि सेडिमेंट्स इकट्ठे हो गए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आइलैंड टाइप बना दिया रिवर ने। फिर रिवर यहाँ पर सेडिमेंट्स डिपॉजिट कर दी, फिर डिवाइड हो गई 2 पार्ट्स में, राइट, यही हो रहा है, हाँ। फिर यहाँ बीच में आइलैंड बन गया, फिर डिवाइड हो गई, फिर बीच में क्या बन गया, आइलैंड बन गया, तो यही क्या होते जा रहा है, डेल्टा बनते जा रहा है। तो मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटरी में बढ़ गई, रिवर क्या बन गई, डिस्ट्रीब्यूटरी। डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब कई हिस्सों में डिवाइड हो गई। लेकिन बोल रहा है डेल्टा कब नहीं बनेगा, अगर रिवर के पास सेडिमेंट्स नहीं होंगे, अगर रिवर के पास ज़्यादा सेडिमेंट्स नहीं होंगे तो क्या वो डेल्टा बनाएगी। अब जब सेडिमेंट्स ही नहीं हो तो डिपॉजिट किसको करेगी, बिल्कुल सही। फॉर एग्जांपल नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर डेल्टा नहीं बनाती, क्यों, क्योंकि नर्मदा रिवर हार्ड रॉक्स में बहती है। अगर हार्ड रॉक्स में, कड़क पत्थरों में बहेगी तो सेडिमेंट्स नहीं रहेंगे, क्योंकि उनको इरोड नहीं कर पाएगी, और सेडिमेंट्स नहीं रहेंगे ज़्यादा तो डेल्टा भी नहीं बनेगा। तो बिल्कुल बेड एंड बैंक इरोजन इज वेरी लो इन द अपर रीचेस ऑफ द रिवर, अगर वो ऊपर से सेडिमेंट्स नहीं लाएगी तो डेल्टा भी नहीं बनाएगी, बिल्कुल सही है। देयर आर फ्रीक्वेंट टाइड्स ऑन द कोस्ट, बिल्कुल, अगर बार बार टाइड आएगी, टाइड मतलब क्या होता है, समंदर का पानी बार बार 6 घंटे ऊपर 6 घंटे नीचे, जैसे सुंदरबंस में बार बार पानी उठता है चढ़ता है। अब अगर बार बार पानी आएगा, उतरेगा, आएगा, उतरेगा, तो शायद वो सेडिमेंट्स को अपने साथ ले जाएगा, तो डेल्टा जो आइलैंड बन रहा है उसको बनने ही नहीं देगा। देयर आर फ्रीक्वेंट टाइड्स ऑन द कोस्ट, ये भी सही है। द सी एडजॉइनिंग डेल्टा इज शैलो, क्या बोल रहा है, सी एडजॉइनिंग डेल्टा इज शैलो, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, डेल्टा बन रहा है, रिवर ने सेडिमेंट्स लिया है तो समंदर तो शैलो ही रहने वाला है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 2, दैट इज ए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, डेल्टा फॉर्मेशन कब नहीं होगा, जब सेडिमेंट ज़्यादा नहीं होंगे या फ्रीक्वेंट टाइड्स आ रही होगी, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये देखो डेल्टा दिख रहा है, ये डेल्टा बनाया है रिवर ने, ये कोई सी एक रिवर है, ये रिवर है, रिवर ने देखो ये कितने सारे डेल्टा बनाए, ये दिख रहे हैं, ये रिवर की ब्रांचेज है, डिस्ट्रीब्यूटरी जिसको हम बोल सकते हैं ये। अब इसके पास का जो सी है वो कैसा है, शैलो सी है, तो शैलो सी वाली कंडीशन तो हमारी करेक्ट हो जाएगी, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। सब तरफ सी देखो कैसा दिखाई दे रहा है, शैलो दिखाई दे रहा है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे आज का, क्वेश्चन नंबर 49। कंसिडर द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ रिवर कोर्स, कंसिडर द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ रिवर कोर्स। फीचर ऑफ रिवर्स के बारे में बात कर रहा है, स्मॉलर ट्रिब्यूटरी फ्लोइंग ओवर जेंटल ग्रेडियंट। हाँ, अभी देखते हैं किस स्टेज के बारे में, मतलब ये क्वेश्चन में स्टेजेस दी हुई हैं ऑप्शन में, तो हमको स्टेज चुनना है। स्मॉलर ट्रिब्यूटरी फ्लोइंग ओवर जेंटल ग्रेडियंट, है ना। स्ट्रीम मिएंडर फ्रीली फॉर्मिंग ऑक्सबो लेक। अब जैसे ये स्टेटमेंट आया, हमको पता है ऑक्सबो लेक कब बनती है, मैच्योर स्टेज में बनती है, तो हमारा आंसर तो सेकंड स्टेटमेंट से ही आ गया, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। बट फिर भी देखते हैं, हो सकता है आइदर यंग और मैच्योर, एक ऑप्शन और है। शार्पर टर्न्स आर नॉट फाउंड फ्रीक्वेंटली, शार्प टर्न नहीं रहते हैं बिल्कुल, क्योंकि रिवर जब मिएंडर करती है तो एकदम स्मूथ टर्न रहते हैं। शार्प टर्न कब रहते हैं, जब माउंटेन से रिवर बहती है, मतलब यंग स्टेज में जब रहती है तो माउंटेन के हिसाब से चलती है तो शार्प टर्न लेती है, तो शार्प टर्न तो मैच्योर स्टेज में नहीं लेती है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी, दैट इज मैच्योर स्टेज।
तो यहाँ पर दी हुई है मैंने स्टेजेस, आप एक बार इनको स्टेटमेंट्स को पढ़ लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओल्ड स्टेजेस में भी दिया हुआ है, डेल्टा वगैरह बनाती है, क्या होता है देख लेना। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 50। बाकी के क्वेश्चंस क्लासरूम में या तो डिस्कस कर लेंगे या मैं नेक्स्ट वीडियो बना के डाल दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 50 को देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एट लो रिवर स्पीड डाउनवर्ड कटिंग डोमिनेट्स बैंक कटिंग। एट लो रिवर स्पीड, जब स्पीड की रिवर कम होती है तो डाउनवर्ड कटिंग डोमिनेट्स। डाउनवर्ड कटिंग मतलब वर्टिकल कटिंग, वर्टिकल मतलब वैली का डीपनिंग, वैली की गहराई होना, और बैंक कटिंग मतलब लेटरल मतलब ब्रॉड होना। तो भाई देखो, अगर रिवर की स्पीड कम रहेगी, रिवर की स्पीड कम रहेगी तो क्या वो वर्टिकल इरोजन करेगी? नहीं करेगी, फिर वो बैंक को कट करेगी। जैसे गंगा प्लेन्स में, इलाहाबाद में, वाराणसी में, प्रयागराज में कम स्पीड पे बहती है तो चौड़ी होती जा रही, बैंक को कट कर रही है, मतलब वैली को वाइडनिंग कर रही है, ना कि गहरा कर रही है। तो एट लो स्पीड डाउनवर्ड कटिंग डोमिनेट्स, नहीं डोमिनेट्स नहीं, बैंक कटिंग डोमिनेट्स डाउनवर्ड कटिंग। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, उल्टा लिख दिया है। एट लोएस्ट रीचेस ऑफ द रिवर, एट लोएस्ट रीचेस मतलब जब रिवर अपनी ओल्ड स्टेज में आ जाएगी, समंदर के पास आ जाएगी, इरोजन टेंडेंसी लीड टू फॉर्मेशन ऑफ मैनी डिस्ट्रीब्यूटरीज। बिल्कुल, डिस्ट्रीब्यूटरीज मतलब डेल्टा का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, दैट इज 2 ओनली। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा डी। एट लोएस्ट रीचेस ऑफ द रिवर इरोजनल टेंडेंसी नहीं, डिपोजिशनल टेंडेंसी। देखो मैंने खुद ही कंफ्यूज हो गया हूं मैं। डिपोजिशनल टेंडेंसी लीड टू फॉर्मेशन ऑफ मैनी डिस्ट्रीब्यूटरीज एंड फाइनली फॉर्म्स डेल्टा। डेल्टा क्यों बनता है? बिकॉज ऑफ डिपोजिशन। रिवर आई, उसने अपनी चीज़ों को डिपॉजिट कर दिया, दो पार्ट में डिवाइड हो गए, राइट। और ये बीच में क्या बन गया? लैंडमास डेल्टा। फिर यहाँ पे डिपोजिशन हो गया, फिर क्या बन गया बीच में? डेल्टा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, बिकॉज ऑफ डिपोजिशन। डेल्टा कब बनता है? बिकॉज ऑफ डिपोजिशन। तो मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया, तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, दैट इज नन। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो आज के लिए हम यहीं करते हैं। अब उसके बाद हमारे पास और भी 50 क्वेश्चन हैं, तो मैंने यहाँ पर बना रखे हैं। तो बाकी के क्वेश्चंस को हम अगली क्लास में करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये सब मज़ा आ रहा होगा, काफ़ी अच्छा होगा। तो यही हमने टेस्ट सीरीज़ जो है क्लास में लॉन्च करके रखी है यूपीएससी के लिए। पीएससी के लिए भी अलग टेस्ट सीरीज़ है। तो अगर आप चाहो तो हम लोगों ने पूरे टेस्ट को प्लान किया, आप आओ एक बार एकेडमी विजिट करो और हमारा जो शेड्यूल है उसको देखो। शेड्यूल को आप सेल्फ स्टडी के थ्रू भी कवर कर सकते हो और टेस्ट देने के लिए आप क्लासरूम में आ सकते हो। टेस्ट के बाद हम लोग इसी प्रकार से क्लास में बैठ के 1-to-1 इंटरेक्शन के साथ टेस्ट का जो है क्लासरूम डिस्कशन करते हैं। हर क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें क्या पॉसिबिलिटी हो सकती थी, इसमें कोई ट्रिक्स और टेक्निक्स लगाई जा सकती है कि नहीं, और कैसे ट्रिक्स एंड टेक्निक्स के थ्रू हम करेक्ट आंसर पे अराइव कर सकते हैं। तो जितनी भी टेक्निक्स है जो मुझे मालूम है या जो प्रीवियस ईयर में आई हुई हैं, जो मैंने पढ़ रखी हैं, मैंने कहीं ना कहीं से सीखी हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सो यू आर मोस्ट वेलकम टू अवर एकेडमी, दैट इज परसीवरेंस एकेडमी, भवरकुआ स्क्वायर पर है। अगर आप जब भी चाहो आ सकते हो इंदौर शहर में। नंबर वगैरह नीचे आप लोगों को लाइन में दिखाई दे रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।